ठीक है, तो आज की मीटिंग जो है वो नॉन एनरोल जूनियर्स के लिए है जो हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपकी चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यूट्यूब पे भी जो देख रहा है उसके लिए भी काफ़ी। ठीक है, दूसरी बात कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ AM सर। ठीक है, जो कि काइंड ऑफ प्रोफेशनल मेंटर हूँ फ्रॉम मोर देन 6 ईयर्स। ठीक, और ये जो वीडियो, ये जो सेशन होने वाला है, ये तुम्हारे किसी भी यूट्यूबर भैया दीदी के गाइडेंस से ज़्यादा ही होने वाला है। दूसरी बात, जितना तुम एक किसी मेंटरशिप का एक सेशन ज्वाइन करके नहीं सीख पाओगे, उतना तुम बस ये फ्री सेशन देख के तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि आप कितना मेरे एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं और मेरी बातों पे बिलीव करते हैं, या आप अपना दिमाग चलाते हैं। तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा जितने लोग कंफर्टेबल हैं, और जितने लोग कंफर्टेबल नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज की मीटिंग में मैं आप लोगों को पहले तो खुद की बातें समझाऊंगा जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं आपके डाउट्स वगैरह लूंगा। समझ गए इतनी बातें? जहां जो कंफ्यूजन हो उसको लिख लीजिएगा, एंड में हम लोग डाउट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस मुद्दा ये है कि जितनी गलतियां आप कर सकते हैं, ठीक, और जितना आप सिलेक्शन देख सकते हैं या जितनी गाइडेंस अभी तक आपने देखा है, ये जो सेशन है ये उससे ऊपर का है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उससे ऊपर का है। तो ये एक्सपीरियंस का कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मार्केट में मेंटरशिप बहुत सारी है, बट 1 to 1 आपसे डील करे, आपसे बात करे, आपको गाइड करे, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। उन्हीं कम लोगों में से एक हम भी हैं जो 6 सालों से बच्चों को 1 to 1 गाइड करते हैं। ना जाने कितने हजार बच्चों से 1 to 1 बात करके उनको गाइड कर चुके हैं। तो जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा ही मैंने सीख लिया है आप ही लोग से। तो इसलिए आपके बिलीव करने का यहाँ पे बनता है। तो अब ये मत सोचिएगा कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो रिजल्ट देंगी, नहीं देंगी, या क्या देंगी। मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जैसे हजारों को मैं जानता हूँ जिनको मैं गाइड कर चुका हूँ। आप जिस लेवल पे हैं, ठीक है, वैसे 1000 बच्चों को शायद उस लेवल पे मैंने गाइड किया होगा। ठीक, तो मैं उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा, तो वो आपके लिए परफेक्ट काम करेगी। आज 260 आ रहे हैं सर, सिलेबस भी बचा है, क्या करूं सर, प्लीज आपका मैसेज भी क्या। हाँ भाई देखो, मैसेज वाली बात क्या है ना कि मेरे एनरोल्ड जूनियर्स का बैच है 150 का। ठीक है, अब 150 से ज्यादा मैं बैच अपना रखता नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई अकेले की मेरी पोटेंशियल उतनी ही है, जब मेरे जैसे और लोग हो जाएंगे तो मैं बढ़ाऊंगा पोटेंशियल। तो अब दिक्कत क्या है कि उन 150 लोगों में से डेली की 40-50 कॉल होती है, क्योंकि हमारे पास कोई कॉल की लिमिटेशन नहीं है, कितनी बार बात करो, कैसे बात करो, और बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड है। तो उस चक्कर में मैं इतना बिजी रहता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ कि मैं आप लोग तक ज्यादा नहीं आ पाता हूँ, या टाइम पे नहीं आ पाता हूँ। उसके लिए पहले से सॉरी, बट जितना समय बचा सकता हूँ उतने में आप तक आता हूँ, और इसीलिए आज इत्मीनान से आया हूँ। ठीक है, चलिए, आप लोग के मैसेज तो मैंने देख लिया। ठीक, अब मैं अपने तरीके से बात करूंगा, आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं एक झटके में दे दूंगा। बस आप पूरा सेशन सुनना, आराम से लिखते जाना, और एंड में जो डाउट हो वो पूछ लेना। तुम्हारी जो प्रॉब्लम हो, आधा ने बताया आधा ने नहीं बताया, मैं अपने हिसाब से डील कर लूंगा। ठीक है जी, सब आपका डील हो जाएगा। बस आप इत्मीनान से सुनो, ठीक, दिमाग खोल के। आप मुझे दोस्त मानते हो तो सुनो, दुश्मन मानते हो तो सुनो, हेट कमेंट करते हो तो भी सुनो, कुछ भी करते हो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें 1% भी मेरी चीज अच्छी लगे उसको लो और फायदा उठाओ, नहीं अच्छी लगे तो गालियां भी दे सकते हो या फिर चुपचाप भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए? क्योंकि मेरा कोई फायदा नहीं है इससे। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, और डेफिनेटली आप पे काम करेगा। और इस सेशन के बाद भी अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं बीच में कोशिश करूंगा कि आपसे पर्सनली भी बात कर पाऊं। उसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है। शुरू करें? सब लोग रेडी हैं? पेन एंड पेपर ले लो, पेन एंड पेपर ले लो। भूल जाओ कि मैं कौन हूं, भूल जाओ मैं कौन हूं, बस इतना जान जाओ तुम्हारे पास 6 सालों का एक्सपीरियंस बात करने वाला है। एक इंसान जिसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक, जो तुम जैसे हजारों को गाइड कर चुका है। जितनी तुम्हारी एज नहीं होगी उससे ज्यादा सिलेक्शन होंगे हमारे मेंटरशिप के। ठीक, तो बस यही बात है। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलो ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ना आप लोग को तो आपका 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और 2 क्वेश्चन के लिए 2 कहानियां सुनाऊंगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने डाउट्स को आप स्टॉप कर दो। अब बस मेरी बात सुनना, और पूरे जहां जहां डाउट्स आए वहां लिखते जाना, एंड में मेरे से पूछना। ठीक है, शांति से, इत्मीनान से। ठीक है, कैमरा ऑन कर लोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन मेरा, कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं जब आपके एग्जाम को अप्रॉक्स 40 डेज बचे, मतलब 1 महीना मान लो। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो? ईमानदारी से जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। कितने घंटे पढ़ रहे हो बताओ? 15 घंटे, 12-13 घंटे, 13 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे, ईमानदारी से बताओ दोस्त।
कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से बताओ। ठीक है, ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने जितने भी यूट्यूबर भैया दीदी की स्ट्रेटेजी देखी हो या कभी मेरे से बात किया हो या कभी किसी एक चीज पे आप कंसिस्टेंट रह पाते हो? किसी एक स्ट्रेटेजी को लेके, किसी एक चीज को लेके क्या आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो? चलो ठीक है। मेरा सबसे पहला जो सेशन का पॉइंट है वो आपके स्टडी आवर से ही है। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आप कितने घंटे पढ़ते हो। देखो, किसी के लिए 40 दिन है, किसी के लिए 30 दिन है, ठीक है तो इतने ही दिन, 30 से 40 दिन के अप्रॉक्स तुम्हारे पास बचा हुआ है नीट 25 के लिए, ठीक है। बट स्टिल मैं कह रहा हूं कि ये सबके लिए सेम नहीं है, ये सबके लिए सेम नहीं है। जो 10 घंटा पढ़ रहा है उसके लिए सेम नहीं है, जो 12 घंटा पढ़ रहा है उसके लिए सेम नहीं है, जो 15 घंटा पढ़ रहा है उसके लिए सेम नहीं है। मुद्दा क्योंकि जो 10 घंटा पढ़ रहा है वो 40 दिन में सिर्फ 400 घंटे पढ़ पाएगा, जो 12 घंटा पढ़ रहा है वो 400 से ज्यादा घंटे पढ़ पाएगा, जो 15 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, वो तो 500 से भी ज्यादा घंटे पढ़ पाएगा। तो मुद्दा इज दैट कि टाइम सबके लिए बराबर तो नहीं है, पहली चीज। क्यों? क्योंकि आप जितना घंटा पढ़ोगे आपके लिए उतने दिन ज्यादा हो गए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 घंटे ही पढ़ते हो तो 40 दिन के हिसाब से तो आपको 400 दिन ही मिले, ठीक है। लेकिन अगर यही स्टडी आपकी 5 और बढ़ जाए, 5 घंटे और प्लस हो जाए और आप 15 घंटे दिन के पढ़ने लग जाओ तो समझो आपका 20 दिन और बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 40 दिन अगर आप 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो 20 दिन यानी 10-10 घंटे के एवरेज के हिसाब से 20 दिन आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया। तो दोस्त, तुम्हारे पास टाइम कितना है ये डिपेंड करता है कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो। अब मुद्दा यह है कि सर पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते ना। प्रॉब्लम तो यह है, ठीक। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि आपको एक बात रियलाइज नहीं है, क्योंकि आपको एक बात हिट नहीं कर रही है। एक कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़ा आदमी था बहुत पुराने जमाने में, ठीक है। तो उसमें ना उसके पास ना एक सोने की थाली थी। जब हमारा एंशिएंट टाइम देखो तो पहले के लोग चांदी सोने की थाली में खाना खाते थे। आपके घर में भी होगा कांसे का बर्तन, तांबे का बर्तन, ठीक है। तो वैसे उस बूढ़े आदमी के पास एक सोने की थाली थी, ठीक। वो उसको संदूक में संभाल के रखता था। तो वो सोचता था कोई बहुत बड़ा आदमी आएगा ना तो इस सोने की थाली में उसको मैं खाना खिलाऊंगा, ठीक है, तो वो इंप्रेस हो जाएगा मेरे से, ठीक। तो एक दिन क्या हुआ कि जो उस गांव के, उस राज्य के राजा के सिपाही थे वो आए गांव में भ्रमण करते हुए, ठीक है। तो वो सिपाही रात को गांव में ही रुक गए कि भाई रात हो गया है तो इस बूढ़े आदमी के घर रुक जाता हूँ, खाना पीना खा के कल जाऊंगा। तो बूढ़ा आदमी सोचा क्यों ना इस सिपाही को सोने की थाली में खाना खिलाया जाए, इंप्रेस हो जाएगा, राजा जाके खूब तारीफ करेगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, गया थाली निकालने। फिर सोचा यार ये तो सिपाही है, सिपाही की इतनी औकात की मैं उसको थाली में खिलाऊं सोने की, ना मजा नहीं आएगा। नहीं खिलाया, नॉर्मल थाली में खाना खिला दिया। एक दिन राजा का मंत्री आया गांव में किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, गांव वालों से बात करने के लिए। वो भी रात को रुक गया बूढ़े के घर। बूढ़ा सोचा ये बढ़िया आदमी है, ये राजा का मंत्री है, सबसे क्लोज है, इसको सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा, ये जाके मेरी बड़ी बड़ा मतलब बहादुरी बतियाएगा, बड़ाई करेगा, इंप्रेशन झाड़ेगा, मेरा राजा खुश हो जाएगा, ठीक है। फिर सोचा यार ये तो है मंत्री, आज इसको खिला दिया, राजा फिर आएगा तो राजा को सोने की थाली में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो फिर राजा कहेगा यार मंत्री की मेरे को कंपेयर कर दिया, मंत्री को भी सोने में खिलाया और मुझे भी सोने की थाली में खिलाया, कोई मतलब नहीं। अब उसका मैनिफेस्टेशन समझो या बिलीफ सिस्टम समझो। एक दिन राजा उसके गांव में आ गए। राजा आया क्यों थे गांव में? क्योंकि युद्ध हार चुके थे और सेना चाहिए थी, तो गांव वालों को समझाने आए हुए थे। तो उस बूढ़े के घर रुक गए। अब बूढ़े को लगा बस यही सही टाइम है, अब सोने की थाली में मैं राजा को खाना खिलाऊंगा और राजा मेरे से इंप्रेस हो जाएगा, खूब पैसा रुपया दे देगा, मतलब मैं तो सबसे अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर वो गया संदूक से अपना थाली निकालने। फिर कहा यार राजा तो हार के आया है, ये राजा डिजर्व नहीं करता इस थाली में खाना खाना। क्यों? मुझे पावरफुल एक पराक्रमी राजा को खाना खिलाना है इस थाली में। फिर क्या, राजा को भी नॉर्मल खाना खिला देता है, चले जाते हैं राजा। फिर बूढ़ा ही मर जाता है, ठीक है। बूढ़ा मर गया। अब उसके बच्चा सोचा कि यार ठीक है पिताजी तो मर गए, देखे क्या रखे हुए हैं। संदूक खोला, उसमें एक थाली मिली। अब थाली काली हो चुकी थी। क्यों? इतने सालों से कभी यूज भी नहीं किया उस थाली को, अब उसमें धूल पड़ पड़ के काला हो चुका था, ठीक है। अब अपनी माँ के पास लेके गया, बोला ये थाली रखे, मर तो गए, थाली छोड़ के गए, वो भी काली, ठीक है। तो उसकी माँ बोली हाँ इनके पास और कुछ तो था नहीं, फेंक दो। ऐसा है बाहर फेंको भी मत, बाहर कुत्ता है उसको इस पे खाना खिलाओ, ठीक है, उसके काम आए। तो सोने की थाली जिसमें राजा को खाना खिलाना था
वो कुत्ते के खाने खिलाने के काम आ गई। तो कहानी का कंक्लूजन क्या है कि सही टाइम पे अगर सही चीज ना यूज की जाए तो वो कुत्ते के काम ही आती है। आप लोग जिस एज में हो 20-25 की एज में, जहां आपके पास इतनी एनर्जी है, जब आपका एग्जाम 30 से 40 दिन बचा हुआ है, जब आप 15 घंटे पढ़ सकते हैं, नो वन कैन स्टॉप यू, फिर भी आप 15 घंटे नहीं पढ़ रहे। कौन रोक रहा है आपको? खुद रोक रहे हो। और ये जो एनर्जी बचा के रख रहे हो, जो कंफर्ट जोन में हो, जो अपनी पोटेंशियल को होल्ड करके रखे हुए हो, किसके लिए रखे हुए हो? किसके लिए? नीट के बाद निकालोगे? हाँ, भूल तो गया, तुम लोग नीट के बाद निकालते हो। जैसे 4 मई खत्म होती है, उसके बाद तुम लोग आंसर की जब मैच कर लेते हो, तब तुम लोग को रियलाइज होता है हाय अब तो सब चला गया। फिर क्या होता है? अब एक पेपर निकलता है ऐसे A4 साइज का, इस पे लिखा जाता है बायो 340 प्लस, केमिस्ट्री 160 प्लस, फिजिक्स 140 प्लस, AIR1 रैंक एम्स दिल्ली, और इसको चिपका दिया जाता है। ये वहां पोटेंशियल निकलती है स्टार्टिंग के टाइम पे। फिर क्या? फिर तो बेसिक मैथ का वो डिटेल लेक्चर चालू होता है, मोल कॉन्सेप्ट और बेसिक मैथ के वो क्वेश्चन धड़ाधड़ प्रैक्टिस। 200 क्वेश्चन सर बेसिक मैथ पे मैंने कर दिया, वेक्टर पे सर 200 मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर दिया सर। टेस्ट दिया था बेसिक मैथ और वेक्टर यूनिट डायमेंशन का, 600 नंबर आया था सर। सबकी स्टार्टिंग ऐसे होती है। पोटेंशियल कहां यूज कर रहे हैं? आखिरी के, सॉरी स्टार्टिंग के 1 महीने में। जब नीट 26 का आप स्टार्ट करोगे, वो 1-2 महीने में, जैसे आपने नीट 25 का स्टार्ट किया था, वो 1-2 महीने में आपने 15 घंटे वाली पोटेंशियल निकालने की कोशिश की थी, पूरा मैनेज किया था, एकदम बढ़िया से टाइम चल रहा था। वही काम करने की जरूरत है अब करने की जरूरत है। तुम सोचो सर मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, सर मेरा तो बहुत खराब हो गया, आप कितने भी बड़े मेंटर हो, मेरा कुछ नहीं संभाल सकते आप, मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर तू अभी पढ़ना छोड़ दिया, तू अभी गिव अप कर दिया, तो तू लिख ले, 6 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, तू नीट नहीं कर पाएगा जीवन में कभी। नीट में हो रहा है नहीं हो रहा है वो फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को नहीं पता किसका हो रहा है। मुद्दा यह है कि जिस दिन तुमने गिव अप मार दिया, तुम समझो कि तुम अटेम्प्ट के मायाजाल में फंस चुके हो। तुम हर साल बेसिक मैथ वेक्टर तक ही रहोगे, तुम स्टार्टिंग के 3-4 महीने बढ़िया प्रिपरेशन करोगे, फिर डूब जाओगे। अगर तुमने ये आखिरी के 1 महीने, जैसे मैं बोल रहा हूं, जितना घंटा मैं बोल रहा हूं, तुमने कर लिया, तो नीट हो ना हो, तू सचो तू नीट के लिए बना है। क्यों? क्योंकि तूने गिव अप नहीं मारा। वही बात है कि सोने की थाली को सही टाइम पे यूज करना है। तो अपनी जो पोटेंशियल अभी लगा दो, ठीक है। 200 आना फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस नहीं पूरा फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम अपना बेस्ट दे रहे हो। 15 घंटा तो नॉर्मल है, 15 घंटा तो नॉर्मल है। 640 दिन का आ रहा होगा ना, 650 दिन का मॉक टेस्ट में आ रहा होगा, वो 12 से 15 घंटे के बीच पढ़ रहे होंगे। और तुम्हारा जिनका 640 नहीं आ रहा है, तुमको कौन रोका है 12 से 15 घंटे पढ़ने के लिए? भाई देख, जितना घंटा पढ़ेगा ना तू अपने लिए पढ़ेगा, और जितना घंटा तू एक्स्ट्रा पढ़ेगा तू उतने दिन एक्स्ट्रा अपने लिए खींच पा रहा। ये बात समझ में आई? सर समझ तो आ गई, लेकिन एक ही चीज, एक ही स्ट्रेटेजी, सर कैसे कैसे बिलीव करें? एक ही चीज पे कंसिस्टेंट कैसे रह के काम करें? एक कहानी और सुनो। एक हमारे पास आदमी था पुराने जनरेशन में, उसको भगवान से मिलना था, ठीक है। उसको चाहिए था कि यार कुछ ऐसा पता चले ना कि भगवान से मैं बात कर, मतलब बात करके उनसे जो अपनी मेरी स्थिति खराब है उसको सही कर लूं। तो एक गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला कि कुछ ऐसा नियम बता दो कि जो मैं रोज करूं और फिर मुझे भगवान मिल जाए। तो गुरुजी पूछे भगवान चाहिए तुझे क्यों? बोला मुझे उनसे ना कुछ अपना, मेरे घर की स्थिति, मेरी जो आर्थिक स्थिति सब खराब है, मुझे वो सही करना है। तो गुरु सोचा कि यार ऐसा नियम तो कुछ नहीं होता। फिर उसको बोला कि तू कोई भी एक नियम पकड़ ले, अगर तू उसको कंसिस्टेंटली टिल योर डेथ तू करता रहा तो तेरे को भगवान मिल जाएगा। तो बोला ऐसा मैं क्या नियम लूं? तो बोला कि मैं एक नियम ले सकता हूं कि मैं खाना डेली खाता हूं। तो मैं एक नियम लेता हूं कि मैं जब भी खेत पे अपने खाना खाऊंगा, मैं अपने दोस्त, जो मेरा दोस्त खेत में काम कर रहा होता बगल वाले खेत में, मैं उसका चेहरा देख के खाना खाऊंगा। क्या ये नियम चलेगा? तो गुरुजी बोलते हैं हाँ चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, तू बस पकड़ ले नियम। उस आदमी ने उस दिन शपथ ली, कसम खाया कि जब भी मैं खाना खाऊंगा, अब मैं अपने बगल वाला दोस्त जो मेरा खेत में काम करता है उसका चेहरा देख के खाऊंगा। रोज ऐसा करता था, मतलब कंसिस्टेंट होकर, डिसिप्लिन से। जब भी वो खाना खाने जाता, पहले अपने उस दोस्त को देख लेता जो खेत में काम कर रहा, तब खाना खाता, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जब वो खाना खाने बैठा तो उसको याद आया कि यार दोस्त को देख के आता हूँ, उसका चेहरा देखे बिना कैसे खाना खाऊंगा। गया खेत में, उसका दोस्त नहीं था। अब वो लगा कि पता नहीं कब दोस्त आएगा, भूख लगी है। लोगों से पूछा, पता चला कि वो तालाब में मिट्टी खोदने गया है, मिट्टी निकालने गया तालाब से। अब वो सोचा कि यार उसका वेट करके अच्छा है कि मैं चलता हूँ उससे मिल के वहीं पे देख लेता हूँ उसका चेहरा, फिर खाना खाऊंगा। वो भागा भागा गया तालाब के पास। अब वो जो दोस्त गया था तालाब से मिट्टी निकालने, उसको मिट्टी निकालते निकालते एक सोने की पोटली मिल गई थी। अब वो उसके सिक्के गिन रहा था, ठीक है।
वो उसको डर लग रहा था कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। पीछे से उसका दोस्त आ गया, ठीक है। और जैसे इसको देखा सिक्के गिनते हुए, जो सिक्का गिन रहा था, जैसे ही अपने उस दोस्त को देखा डर गया कि भाई ये तो मेरा सोना देख लिया। और फिर वो लौट रहा था, तब तक ये बोला अरे रुको रुको रुको, तो वो बोला नहीं नहीं देख लिया देख लिया। अब ये जो सिक्का पाया हुआ था इसको लगा कि मेरा सिक्का देख लिया, वो तो इसका चेहरा देखने आता। ये दौड़ के गया उसके पीछे, उसको पकड़ा, बोला भाई लेक आधा सोना तू पकड़, आधा सोना मैं रखता हूँ, गाँव वालों को नहीं बताएंगे नहीं तो सब बांट लेंगे, इससे अच्छा है कि आधा आधा रखते हैं। अब ये आदमी जो सिर्फ चेहरा देखने गया था, इसको मिल गया सोने की पोटली। मुद्दा इज दैट क्या, कंक्लूजन क्या है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। किसी एक नियम को लेकर अगर तुम भगवान को भी ढूंढो ना तो भगवान मिल जाएगा। तुम सब की प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग एक चीज पे स्टिक नहीं करते हो, एक स्ट्रेटजी पे स्टिक नहीं करते हो। अरे कोई भैया दीदी हो यार, वो सेलेक्ट हुआ है जो बता रहा है, अगर तुम उसी को फॉलो कर लो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन तुम 1000 वीडियो देखोगे, अभी भी तुम सब 30 मिनट्स स्ट्रेटजी तो 40 मिनट्स स्ट्रेटजी, एक दिन में नींद को कैसे करें, 40 दिन में नींद को, भाई कोई स्ट्रेटजी नहीं होती दोस्त, ठीक, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। तुम्हें थोड़ी सी हार्ड रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जो मैं तुम्हें आज एक्सेप्ट करवाऊंगा। सिलेक्शन के लायक हो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के लायक नहीं हो तो यू कैन नॉट लाइक छोड़ नहीं सकते हो, या सिलेक्शन नहीं हो रहा उसमें छोड़ के हो पहाड़ के डिप्रेस नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अभी आपको समझ में आ गया कि स्टडी आवर क्यों ज्यादा रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब मैं आप लोग को थोड़ा कैटेगराइज करता हूं, आप लोग बताना किस किस कैटेगरी में आते हो। पहली कैटेगरी है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक, सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक। अब या तो ये फुल सिलेबस दे रहे होंगे, एफएसटी दे रहे होंगे, एक तो होंगे जो दे रहे होंगे, एक होंगे जो नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। अब बताओ किसका किसका सिलेबस हो चुका है, लेक्चर नोट्स प्रैक्टिस किसका किसका हो चुका है, चाहे फुल सिलेबस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये पहली कैटेगरी आ गई जिनका सिलेबस हो चुका है। अब एफएसटी दे रहे हो नहीं दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। दूसरे वो लोग हो जिसका सिलेबस जो है, ठीक है, वो या तो 20-30% बचा है, या तो उनको सिलेक्शन के लिए ही 550 से नीचे नंबर चाहिए, लेस देन 550, ठीक है। दूसरे वो लोग होंगे सिलेबस कंप्लीट है नहीं है, या 20-30% कंप्लीट बचा हुआ है, रिमेनिंग यहां लिख देता हूं, रिमेनिंग, ठीक है, या 550 तक वहां सिलेक्शन हो जाएगा, कैटेगरी वगैरह है कुछ कुछ, ठीक है। तीसरे वो, ठीक, जिनके पास कोई कैटेगरी नहीं है, जिनका सिलेबस ही अभी 40-50% पूरा हुआ है, ठीक, उनको सिलेक्शन के लिए 650 का टारगेट है, ठीक। और अब क्या करें, यही 3 कैटेगरी है, ठीक है। देखो अब मैं इतना डिटेल मैसेज नहीं देख रहा हूं, पहले आप लोग मेरी बात सुन लो, फिर मैं आप लोग के डाउट्स को देखूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, जितना आप कह सकते हो उससे ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आया हूं। एक्सपीरियंस चीज कहते हैं, मीटिंग के एंड तक पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फ्लावर मत समझो, फायर हूं मैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि सिलेबस कंप्लीट है, एफएसटी दे रहे नहीं दे रहे बात की बात है, ठीक है। दूसरा, सिलेबस 20-30% से बचा है, या फिर सिलेबस थोड़ा बहुत बचा है लेकिन मैं सिलेक्शन 550 के नीचे हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, सर कैटेगरी भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, ठीक, और मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरा सिर्फ 40-50% हुआ पड़ा, अभी तो सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे अपने पहले कैटेगरी की, ठीक। अब ये जिसका सिलेबस हो चुका है, जो पहली कैटेगरी में हमारा दोस्त आता है, इसको कंफ्यूजन क्या हो रहा है पता है क्या, 2-3-4 कंफ्यूजन। सिलेबस कंप्लीट हो गया है बट रिवीजन कैसे करें, रिवीजन पहला। दूसरा, सर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी कर रहे हैं, बस मार्क्स मार्क्स जो है, मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें। दो ही प्रॉब्लम है, कुछ ये भी हो सकता है, एफएसटी कब से दें या कितने दें, ठीक है। यही 3 डाउट है तुम्हारे, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, चाहे एफएसटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, यही 3 डाउट होगा तुम्हारे पास, ठीक है। रिवीजन कैसे करें, परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन सर बताएंगे। मार्क्स इंप्रूवमेंट कैसे करें, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एफएसटी कब से दें, कितने दें। चलो आज इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, अब तुम उतने एक्सपीरियंस नहीं हो, मुझे नहीं पता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है, कि रिवीजन की स्ट्रेटजी जो होती है ना, वो बेस्ड होती है टाइम पे, कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है। हम जब स्टार्टिंग में बच्चा ज्वाइन होता है तो उसकी रिवीजन की स्ट्रेटजी अलग होती है, आखिरी के जब आपके पास 30 से 40 दिन बचे हुए हैं
तब रिवीजन की एक अलग सी स्ट्रैटेजी होती है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस 30-40 दिन के अकॉर्डिंग वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, फॉलो करोगे नहीं करोगे, मुझे नहीं पता, ठीक। मार्क्स इंप्रूवमेंट ये कैसे करें, ये डिपेंड करता है कि क्या आप सही तरीके से रिवीजन कर रहे हो और सही तरीके से फुल सिलेबस देख के उसकी एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक। एफएसटी कितने दें, कब से दें, ये तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले रिवीजन पे। अभी अगर आप ये सोच रहे हो, जो आप मोस्ट ऑफ द लोग सोच लोगे, सर 90 चैप्टर हैं, कुछ ऐसा प्लान बताओ कि 90 चैप्टर को मैं रिवाइज कर लूं, यही सोच रहे हो कि पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लूं, ठीक है, यही सोच रहे हो। जबकि पूरा सिलेबस 90 चैप्टर्स जो हैं, इसको 40 से 45 दिन में परफेक्ट तरीके से रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल भी है तो इसका रिपीटेशन करना मुश्किल है, रिपीटेशन करना मुश्किल है। और मुद्दा यहीं पे होता है, रिवीजन का तब तक मतलब नहीं है जब तक रिपीटेशन ना हो, रिवीजन का तब तक मतलब नहीं बेटा तब तक क्या ना हो, रिपीटेशन ना हो, ठीक। तो अब रिपीटेशन और रिवीजन को कैसे करना है वो मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले जिनका जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ कुछ चीजें मेरी नोट कर लो। क्या कर लो, बायो का सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बायो की कहानी सुनो, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, डजंट मैटर तुम्हारी कंडीशन क्या है रिवीजन की, सिलेबस बायो कंप्लीट हो गया है या फिर 80% बायो कंप्लीट हो गया है, बस मेरी बात सुनो, पत्थर की लकीर की तरह मानो, नुकसान हो जाए तो मैं यहीं बैठा हूं, बस शिद्दत से करना। क्या, एक तो तुम आज से डेली बायो का फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, ठीक है, और किस कोचिंग का दोगे, पीवाईक्यू नहीं दोगे, एलएन का दो, ठीक, या फिर आकाश का दो, ठीक, या फिर काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि नीट प्रेप भी ठीक ठीक है, ठीक, या फिर गोल कोचिंग का दो, गोल पटना जो है, ठीक है। मुद्दा यह है कि अच्छी कोचिंग का बायो का टेस्ट सीरीज दो जिसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो। क्यों, चलो नीट 25 का प्रेडिक्शन करते हैं बायो का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताता हूं कि क्यों करवा रहा हूं, ठीक है। लिख लो 40 क्वेश्चन जो होंगे, 40 क्वेश्चन मैचिंग के होंगे तुम्हारे, मैचिंग क्वेश्चन, हाँ न्यू लाइट का भी दे सकते हो बायो, ठीक है। 40 क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन होंगे नीट 25 की, एकदम रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, गलत हो जाए तो आके बताना नीट के बाद। 10 क्वेश्चन एआर बेस्ड होंगे और 10 से 11 क्वेश्चन स्टेटमेंट के होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन तुम्हारा कम से कम 1 घंटा मिनिमम लेके जाएंगे। इसके बाद बचे कितने, 30 क्वेश्चन, ये तुम्हारे 20 से 30 मिनट लेके जाएंगे। ओवरऑल एनटीए तुम्हें कभी भी ऐसा पेपर नहीं देगा कि एक एवरेज बच्चे को 1.5 घंटे से कम टाइम लगे, ठीक, और वो तुम्हें 60 क्वेश्चन ऐसे देगा जो बढ़िया से तुम्हारा टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन मैंने बताया मैचिंग, 10 बताया एआर, 10-11 बताया स्टेटमेंट। अब तुम सोचोगे कि अगर सिर्फ पीवाईक्यू को कर करके हम बायो के ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे पेपर को टैकल कर ले तो यू कैन नॉट डू। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी, आवाज आ रही है सब, कुछ लोग का नेटवर्क स्टक हो रहा होगा तो आई कैन नॉट डू समथिंग, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के मुद्दा इज दैट कि अगर आप सोच रहे हो सिर्फ पीवाईक्यू के दम पे सर बायो में मैं ऐसे पेपर को टैकल कर लूंगा तो सॉरी बेटा यू कैन, ठीक है। नहीं, पीडब्ल्यू के सिर्फ पेपर मत करो यार, मैंने कोचिंग बताया ऑलरेडी, एलएन आकाश परफेक्ट है बायो के लिए, बायो की बात कर रहा हूं। डेली बेसिस पे बायो के एफएसटी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन टैकल करने आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन से तुम डेली रूबरू हो जिसमें इस तरीके की कुछ फॉर्मेटिंग मिल जाए, ठीक। अब करना क्या है सर, ठीक है, करना क्या है सुनो, डेली एक एफएसटी को देना है, ठीक, डेली एक एफएसटी बायो का देना है जिनका बायो कंप्लीट हो चुका है या 80% तक कंप्लीट है, ठीक। अब इसमें 1 घंटे से ज्यादा आप टाइमर नहीं लगाओगे, 1 घंटे से ज्यादा टाइमर नहीं लगाओगे, ओएमआर पे दोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या, जितने भी इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हैं, जितने भी इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हैं उनके टॉपिक को फाइंड आउट करोगे और उन टॉपिक को एनसीईआरटी से जाके 360 डिग्री रीड करोगे, रिवाइज करोगे, मेमोराइज करोगे, जो तुम कह लो। समझ गए इतनी बातें, समझ गए। और ये वाले काम को करने में तुम्हें 1 से 2 घंटा लग सकता है, ठीक है, 1 से 2 घंटा लग सकता है। बायो को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही टाइम देना है, कितना, 1 घंटा टेस्ट के लिए और 1 से 2 घंटा उसके रिवीजन के लिए, जो इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट बताया, ठीक, जो परफेक्ट, जो तुम्हें इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट बताया, ठीक। अब इससे क्या होगा, कहोगे सर इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि इन 40 दिनों में
इन 40 दिनों में आप बायो के लगभग 4000 क्वेश्चन, बायो के 4000 क्वेश्चन, अगर 100 के क्वेश्चन पर पेपर को पकड़े तो, ठीक है, 4000 क्वेश्चन कर पाओगे और 4000 क्वेश्चन के इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट के थ्रू, ठीक, आप अपनी एनसीईआरटी को तमीज में रीड कर पाओ। समझ गए? आपका सिलेबस बायो में वो 30 चैप्टर या 31 चैप्टर नहीं है जो पूरे सिलेबस में लिखा गया है। आपका सिलेबस वो है जो आप भूलते हो। तो बायो में कितना भूलते हो वो आपका मॉक टेस्ट आपको डेली बता रहा है, उसका रिपीटेशन करो, रिवीजन करो, मेमोराइजेशन करो। इतनी बातें समझ में आ गई? समझ में आ गई इतनी बातें? और सुनो, जब तुम 10 पेपर दे लोगे इसके, जब तुम 10-11 एफएसटी दे दोगे या जितने लोग दे चुके हैं, जब तुम 10-11 एफएसटी बायो का डेली बेसिस पे दे चुके होगे और उनके इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट्स को बार बार रिवाइज कर चुके होगे, तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सर मेरे को पता है कि मेरे पूरे बायो में 11th में 12th में कहां से क्या क्या भूल रहा हूं मैं या भूल सकता हूं मैं। पता है? जितने लोग 10-11 टेस्ट दिए होंगे उनको पता होगा, नहीं दिए हो तो दोगे तो पता चल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है कि जब तुमने 10-11 बायो के फुल सिलेबस टेस्ट दे दिए और तुम्हें एक्चुअल में पता चल गया कि तुम बस यहीं से भूल रहे हो, तो बेटा सिलेबस तेरा बस वही है। तुम्हें करना क्या है, उन सारी जगहों का फोटो ले लेके एक पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ बनानी है किसकी? उन सारे लाइंस की, उन सारे डायग्राम्स की, उन सारे एग्जांपल्स की, बायो के हर उस कोने की जो तुम भूल रहे हो या भूल सकते हो। वो कौन बताया? वो 10-12 फुल सिलेबस टेस्ट बायो के बताए। उन सबको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। मान लो पूरे बायो में 50 ऐसी चीजें हैं, 50 ऐसी लाइन है, 50 ऐसे पेज है जहां से तुम भूल रहे हो या भूल सकते हो। तो उनको जब तुम पूरा एनसीईआरटी पलटोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर उन 50 चीजों को तुम एक पीडीएफ में फोटो क्लिक कर करके बना लो, तो तुम्हें वो पीडीएफ डेली बेसिस पे रिवाइज करना कितना आसान हो जाएगा और तुम उसको 1 से 2 बार 4 बार कितनी बार कर लोगे। उसके साथ एफएसटी देते रहोगे। तो क्या बायो में इससे ज्यादा कुछ बचेगा? कुछ बचा इसके बाद? क्योंकि बायो में तुम्हारा वो 30 चैप्टर नहीं है दोस्त जो तुम्हें सिलेबस में आ रहा है। वो तुम्हारा सिलेबस नहीं है। तुम्हारा सिलेबस वो है जो तुम भूलते हो। और भूलते कहां से पता चलेगा? वहां से पता चलेगा जब तुम 10-12 फुल सिलेबस दोगे। ठीक, पीडीएफ कैसे बनानी है? जब 10-12 फुल सिलेबस दे दोगे तो तुम्हें पता होगा कि मैं इस पेज का ये लाइन भूलता हूं, मैं इस पेज का ये डायग्राम भूलता हूं, मैं इस पेज का ये एग्जांपल मेरे को अभी भी याद नहीं है। उन सब का डायरेक्ट फोटो ले लेके कैम स्कैनर या डॉक स्कैनर करके ऐप आता है, उससे पीडीएफ बना लो। ठीक, मतलब तुम अपनी पूरी एनसीईआरटी के उन चीजों को तुम किनारे कर रहे हो फोटो ले लेके और उसको पीडीएफ में कंपाइल करके डेली पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो 50 पेज होगा, 100 पेज होगा, 200 पेज होगा। लेकिन बायो पूरी मोटी सी एनसीईआरटी नहीं होगी। समझ गए इतनी बात? और उसके साथ सिर्फ तुम बायो का एफएसटी देते जाओ। एफएसटी दो, इनकरेक्ट कंटेंट पे काम करो, ये पीडीएफ को बार बार रिवाइज करो। क्लियर हो? पहले 10 एफएसटी दोगे बायो का, उसके बाद आइडेंटिफाई करोगे मैं कहां कहां से भूल रहा हूं या क्या क्या भूल सकता हूं, उसका पीडीएफ बनाओगे, उस पीडीएफ को डेली रिवाइज करोगे, 2-2 दिन पे 3-3 दिन पे रिपीट करोगे और उसके साथ एफएसटी देते रहोगे। इससे ज्यादा बायो टाइम नहीं देना है। अच्छा, टेम्परेरी नाम से जो है आप, इनका क्वेश्चन ये है कि बायो में क्वेश्चन करते टाइम तो सही लगता है पर बहुत सारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल सा है दोस्त। ठीक है, चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, सेल को क्या कहते हैं ये बताओ। यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं यही बता दो तुम। ये बहुत बेसिक क्लास 2 का क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं ये बता दो। ठीक है, कैसे पता? ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं, ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं, कैसे पता? मेमोराइजेशन ऑन टिप्स, मेमोराइजेशन ऑन टिप्स, बस यही करना है। क्या करना है? बायो में जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो उसके ऑप्शन को एमआर से ढक के रखो। ऑप्शन देखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी। ऑप्शन देखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? जैसे ही तुम ऑप्शन देखते हो तुम्हें लगता है ये वाला होगा, ये वाला होगा, वही वाला होने में गलती हो जाता है। तुम ऑप्शन देखना ही बंद करो। देखो, स्टेटमेंट वाले में, मैच द कॉलम वाले में या फिर एआर में तो तुम्हें देखना पड़ेगा। एआर में भी नहीं देखना है, स्टेटमेंट और मैचिंग में तो देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो वन वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं या जो एआर वाले हैं उनके रीजन या ऑप्शन मत देखो दोस्त, लाइन पढ़ो। अगर तुम्हारा रीजन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तब तुम रीजन को कनेक्ट कर पाओगे, या तुम लाइन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट वो वर्ड या रिकॉल कर पाओगे, अच्छा इसका तो ये आंसर होगा, तब तो वो तुम्हारी मेमोराइजेशन सही है।
अदरवाइज तुम सोचोगे तुम क्वेश्चन पढ़ो फिर ऑप्शन से अच्छा ये वाला होगा क्या, ये वाला होगा, भाई तो वो मेमोराइजेशन नहीं है, वो तुम ट्राई कर लो क्वेश्चन बनाने की कोशिश, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट वाले में और मैचिंग वाले में दिक्कत होगा। स्टेटमेंट और मैचिंग वाले में तुम्हें क्या करना होगा, जैसे जैसे मेमोराइजेशन टिप्स पे होगी तमीज तैयार होगा, उसके लिए क्या करना होता है, जितने स्टेटमेंट और जितने यार इनकरेक्ट हो पहले उनको एनसीईआरटी में ढूंढो। जब तुम उनको एनसीईआरटी में ढूंढोगे तुम्हें पता चलेगा बनता कैसे है, फॉर्मेशन इनका कहां से होता है, फिर रीडिंग में तुम वैसे लाइंस पे ध्यान रख पाओगे। समझ गए इतनी बात? तो भाई बायो का क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ना पहले बंद करो, ऑप्शन खुद से रिकॉल करो, बायो के ऑप्शन ढक दो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ऑप्शन रिकॉल करो, रिकॉल हो रहा है तो सही ऑप्शन रिकॉल होगा, अदरवाइज तुम देखोगे दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, बायो का क्लियर हो गया। कोचिंग में एफएसटी नहीं ले रहे कोई बात नहीं, टेलीग्राम जिंदाबाद, बहुत सारे एफएसटी हैं, कहीं नहीं मिले तो मैं जिंदा हूं, मेरे से मांग लेना, ठीक है। पूरी दुनिया के एफएसटी मेरे पास है। हमारे मेंटरशिप में बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ता, सब मैं पका पका ऐसे खीर उनके सामने परोसता हूं, ठीक है, तो उनके लिए सब अवेलेबल है, तो जो थोड़ी बहुत मदद आपको चाहिए होगी मैं दे दूंगा, ठीक है। देखो जितने लोग के मार्क्स इंप्रूविंग नहीं है भाई, पूरा सेशन देखो उसके बाद पूछना, ठीक है। मैं बता रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं नहीं किए हो तो नंबर मुझे नहीं पता, करके नंबर ना बढ़े तो मैं यहीं बैठा हूं, ठीक है। बायो का समझ में आ गया सबको कि बायो में पूरा 40 दिन लगातार एफएसटी देना है रेगुलर बेसिस पे, वो पीवाईक्यू का नहीं, हाँ पीवाईक्यू नहीं, मस्त अच्छी कोचिंग का, ठीक। और जितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट हो उनको तमीज से रिवाइज करो, 10-12 फुल सिलेबस के बाद बायो तुम्हें पता होगा तुम कहां से भूल रहे हो, उसका पीडीएफ बनाओ, रिपीट करो और देते रहो मॉक टेस्ट, ठीक है। चलो बायो की बेटा बस इतनी कहानी है, ठीक। इसके अलावा तुम एक और तुम्हें टॉपर्स टिप दे देता हूं, तुम डेली बेसिस पे 15 मिनट ना, डेली सुबह 15 मिनट बायो के एग्जाम्पल को दिया करो, ठीक। और डेली 15 मिनट तुम बायो के डायग्राम्स को दिया करो। ये कहां से करोगे, यूट्यूब पे सर्च कर लो बायो ऑल एग्जाम्पल या बायो ऑल डायग्राम, समझ गए। कुछ लोग के कैमरा स्टक है क्या, कैमरा ओपन कर लीजिए आप लोग प्लीज, ठीक है। तो बायो के एग्जाम्पल का वीडियो सर्च कर लो, बायो के डायग्राम का वीडियो सर्च कर लो, और करना क्या है, डेली 15 मिनट कितने स्पीड पे, 2x की स्पीड या 1.5x की स्पीड पे, ठीक। बस देखना है दोस्तों, ठीक, बस रिपीट करते जाओ, खत्म हो गया रिपीट करो, खत्म हो गया रिपीट करो, ठीक। ये 30 मिनट बायो को यहां से दो, 1 घंटा डेली टेस्ट को दो, ठीक, और 1 से 2 घंटा डेली उस टेस्ट के इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट को रीड करने में, मेमोराइज करने में, रिवाइज करने में दो, ठीक है। समझ गए, हाँ बायो हैक भी यूज कर सकते, चलेगा, ठीक है। क्लियर हो, बायो इससे कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा इनिशियल नंबर नहीं दिखेगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आप लोग का, आप लोग सोचते हो कि मॉक टेस्ट इसलिए देना होता है कि 600 नंबर दिखे, 650 नंबर दिखे। मॉक टेस्ट नंबर देखने के लिए नहीं दिया जाता है, मॉक टेस्ट नंबर बढ़ाने के लिए दिया जाता है, मॉक टेस्ट नंबर बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं अभी उसको क्लियर करूंगा। मॉक टेस्ट कभी भी आपका ये नहीं है कि हम मेरे कितनी नंबर आ रहा है मैं वो देखूं, नहीं भाई, मॉक टेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिवीजन, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बायो की सारी कहानी समझ गए सब लोग, क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है तो भाई फॉलो कर लो। मैं इतने सालों से इसी से रिजल्ट निकाल रहा हूं, ठीक। मेरे बायो में बच्चे फाड़ देते हैं नीट में, ठीक है, बाकी कुछ करे चाहे ना करें, अभी इतना ही करो। मेंटरशिप में तो इससे और भी ज्यादा चीजें होती है, लेकिन अभी मैं तो यहां नहीं करा रहा हूं ना, लेकिन तुम्हारे लिए जितना सफिशियंट है मैं उतना बता रहा हूं, ठीक है। अब बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे। जिनका सिलेबस कंप्लीट है पहले उनकी बातें हो रही हैं, इसके बाद वालों की तो बातें अभी करेंगे हम, ठीक है। चलो अब फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या तो आप एफएसटी नहीं दे रहे हैं इस डर से कि सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक, सर मेरा 11th वीक है, सर मेरा 12th वीक है, इस वजह से एफएसटी नहीं दे रहे हैं, अभी भी चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट में घूम रहे हैं। या तो आप एफएसटी दे रहे हैं बट जो स्कोर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, यही हो रहा होगा, ठीक है। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही उनका नेटवर्क इशू होगा, बाकी लोग को स्क्रीन दिख रही है, वॉइस प्रॉपरली आ रही है, ठीक है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो जिनका फुल सिलेबस हो चुका है, बायो का तो मैंने समझा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में जिनका फुल सिलेबस हो चुका है, प्लीज आप 1 डे गैप पे टेस्ट देना स्टार्ट करो, 1 डे गैप पे एफएसटी देना स्टार्ट करो, ज्यादा से ज्यादा 2 डे का गैप लो, 1 डे या 2 डे के गैप पे एफएसटी देना स्टार्ट करो। क्यों देना स्टार्ट करो मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे होने वाला है।
ऐसे एक ना चार्ट बना लेना, ठीक है, एनालिसिस के लिए तुम्हें ज्यादा आसानी है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि नंबर बढ़ता कैसे, ठीक है। तुम लोग सोचते हो कि एफएसटी में नंबर आना चाहिए, नहीं भाई, हम लोग एफएसटी नंबर बढ़ाने के लिए देते हैं। कैसे देते हैं बता रहा हूं। मान लो टेस्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी टाइम तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है तो मैं 5 एफएसटी को पकड़ता हूं, बाकी सबको इरेज कर देता हूं। चलो 5 एफएसटी का सेट बनाते हैं, ठीक है। ये 5 एफएसटी का सेट बन गया, ठीक है। अब रुक जाओ, मुझे सारी कहानी बताने दो। मैं वो तुम्हें एनालिसिस बता रहा हूं जो मैंने इंप्रूवमेंट होते देखा है कि इंप्रूवमेंट होता कैसे है। मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना है, बस आपको ये समझना है। कोई भी बच्चा जब टेस्ट देगा, ठीक है, एफएसटी स्टार्ट करेगा, उसका एक नंबर कांस्टेंट जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा 400 पे, ठीक है, पहला एफएसटी दिए तुमने 415 स्कोर किया, फिर 420 हो सकता है, फिर 405 हो सकता है, फिर 450 हो सकता है, फिर 410 हो सकता है, फिर 470 हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन होता है 5 एफएसटी की पहले बात करो, कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। ये एक बच्चे का मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। पहले 5 एफएसटी में उसके स्कोर कांस्टेंट थे। कहा ये वाला नंबर देखना होता है, आगे वाला, पीछे वाला नहीं, आगे वाला नंबर देखना होता है। 4 4 4 4 कांस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जिस तरीके से हम लोग बताते हैं एनालिसिस करने का, वर्क ऑन एनालिसिस करने का, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट 5 टेस्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 टेस्ट में उसका स्कोर देखना, ठीक है। 480 510 520 550 505, ठीक है, 520, ठीक। फिर अगला 5 टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे लगभग 550 570 605 610 620 68, ठीक। फिर और आगे 630 650 660 670 620 610, ऐसा कुछ चलता है। ये है मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूवमेंट। आवाज आ रहा है आप लोग को? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है ना? ये है मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूवमेंट। क्या है कि जब आप एफएसटी दोगे, स्टार्टिंग के 5 6 7 पेपर में स्कोर कांस्टेंट होगा, आगे वाले नंबर कांस्टेंट होंगे, पीछे वाला वेरी करेगा, ठीक। फिर आगे टेस्ट दोगे, फिर ये 4 से 5 की तरफ जाएगा, तुम 2 पे थे तो 3 की तरफ जाएगा, 3 पे थे तो 4 की तरफ जाएगा, 4 पे थे तो 5 की तरफ जाएगा, समझ रहे हो। और फिर 5 पे थे तो धीरे धीरे 6 की तरफ जाएगा, 6 पे थे तो ऐसे जाएगा। पीछे वाला नंबर फ्लक्चुएट करता है बेटा, मेन है आगे वाला नंबर बढ़ता जाएगा, जितने नंबर ऑफ एफएसटी बढ़ते जाएगा। लेकिन इस नंबर को बढ़ाने के लिए कुछ काम करना है। तुम्हारा दिक्कत क्या है, तुम हर एक चैप्टर बाय चैप्टर काम करो। सर मेरा ये चैप्टर, सर मेरा नहीं भाई, करना क्या होता है, सुन, पहले तो एफएसटी कितना देना है वो तुम्हारी पोटेंशियल। मैं बता रहा हूं कि भाई तुम जितना पीछे हो उतना एफएसटी देना होगा। कैसे? अगर तुम्हारा नंबर 200 आ रहा है, तुम्हारा नंबर 200 आ रहा है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फुल सिलेबस में, तो तुम्हें कितने नंबर और बढ़ाने हैं? 450 नंबर बढ़ाने हैं ना, बढ़ाना है तो तुम्हें 45 टेस्ट देने हैं अभी, 45 टेस्ट देने हैं अभी, ठीक। तुम्हारा 300 नंबर आ रहा है, तुम्हें 350 बढ़ाना है, तुम्हें 35 टेस्ट देने, चलो ठीक। तुम्हारा 400 नंबर आ रहा है, तुम्हें 250 नंबर बढ़ाना है, तुम्हें 25 टेस्ट देने हैं। फुल सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। क्या लगता है 2 4 5 10 फुल सिलेबस में कुछ होगा क्या तुम्हारा? ठीक है। तुम्हारा 500 प्लस नंबर आ रहा है, तुम्हें 150 प्लस नंबर और चाहिए, ठीक है। तुम्हें भी 15 से 20 फुल सिलेबस और देने हैं, ठीक है, और ज्यादा तुम दे सकते हो, ठीक है। कुल मिला के एफएसटी का कोई कुछ फिक्स ही नहीं है कि तुम्हें कितना देना है, बस जो बताऊंगा उतना करने के बाद एफएसटी दे देना है। मतलब मैंने बताया एक एफएसटी के बाद मैं जितना काम बताऊंगा वो काम करने के बाद तुम अनदर एफएसटी दे सकते हो। समझ गए इतनी बात? तो जो आपका क्वेश्चन था सर कितने एफएसटी देने चाहिए, मैं कह रहा हूं भाई तू जितना पीछे ना तेरे को उतना एफएसटी देना चाहिए। क्यों? मैं एक चीज को श्योर हूं, ये चार्ट को लेके ऐसे ना जाने मैंने कितने इंप्रूवमेंट के चार्ट्स देखे हैं, मैंने ना जाने कितने इंप्रूवमेंट के चार्ट देखे हैं। 5-6 टेस्ट के बाद नंबर बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले नंबर को पकड़ो, ये पीछे वाला नहीं। वो कभी 15 जाएगा, कभी 20 जाएगा, कभी 50 जाएगा, कभी 70 जाएगा, वो वेरी करेगा। आगे वाले नंबर को पकड़ो। 5 टेस्ट में 400 कांस्टेंट रहेगा या 300 कांस्टेंट रहेगा, 200 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसके 5-6 टेस्ट के बाद बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। मुद्दा है कि तुम ओवरनाइट इंप्रूवमेंट नहीं नोटिस कर सकते। ओवरनाइट इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तुम जितने नंबर पीछे हो उसके 2 डिजिट को पकड़ो, तुम उतना फुल सिलेबस दो। कैसे देना होता है सुनो। अभी चैप्टर वाइज का टाइम नहीं है बेटा,
कि तुम एक चैप्टर लिए पढ़े हो, रगड़े पढ़े हो। नहीं भाई, टाइम नहीं है, तुम पता नहीं क्या मेहनत कर रहे हो। सुन क्या करना है। सबसे पहले एक ना पूरे सिलेबस की फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरे सिलेबस की तू पता क्या कर, टॉपिक लिस्ट बना। चैप्टर लिस्ट सबको पता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो इसमें टोटल कितने टॉपिक है नीट के लिए, कहां से टॉपिक लिस्ट ढूंढोगे? बहुत लोग दिए होते हैं, नहीं तो तुम्हारे सिलेबस है ना, अरे तुम्हारे नोट्स है ना, नोट्स में टीचर को टॉपिक वाइज कराया है ना, वही है तुम्हारा टॉपिक लिस्ट, ठीक है। अब तुमने क्या किया, पहले टॉपिक लिस्ट बना लो, ठीक है। टॉपिक लिस्ट बना लो, सबसे पहला काम ये करो, ठीक है। समझ आया? दूसरी बात, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें मार्क कर देने हैं। जैसे एमआर सर ने एक वीडियो उनका वायरल है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एमआर सर। फिजिक्स में तुम्हें वहां से मिल जाएगा, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टीचर्स ने दिया होगा। सबको पता ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबको पता है। उसका यूज कैसे करना है मैं वो आपको सिखाऊंगा। सबको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है, ठीक है। तो करना यह है कि सबसे पहले एक टॉपिक लिस्ट बनाइए हर एक चैप्टर की। अच्छा, सीक्वेंस क्या रखो चैप्टर का, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां तुम्हें 2019 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगा। चैप्टर वाइज एनालिसिस भी मिलेगा और टॉपिक वाइज एनालिसिस भी मिलेगा, ठीक है। उनके फाइल के सेक्शन में जो चैप्टर लिस्ट है ना उनकी एनालिसिस की, वो है हाई वेटेज टू लो वेटेज। ऑलरेडी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए वो हाई वेटेज टू लो वेटेज उन लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। उस सीक्वेंस में तुम्हें टॉपिक्स को अपने क्लियर करना है। वो चैप्टर का सीक्वेंस पकड़ लो नीट प्रेप के लिस्ट उठा के, ठीक। अब टॉपिक कहां है, तुमने सिलेबस का टॉपिक लिख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार मार्क कर दो कि पहले इन टॉपिक्स को मुझे तैयार करना है, स्टार मार्क कर दो। समझ गए? अब किया क्या, एक फुल सिलेबस दिया, एक एफएसटी दिया, ठीक है। लेट्स सी इसमें 200 नंबर मेरा आया, स्कोर मेरा 200 आया, ठीक है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ये तो तीनों सब्जेक्ट मिला के पीसीबी मिला के 200 स्कोर आया। बायो के लिए अलग से ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटजी बता दी, अभी यहां फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब इसमें मान लो फिजिक्स के 50 स्कोर था, केमिस्ट्री का भी 50 स्कोर था, मैं रफली लेके चल रहा हूं, ठीक है। 50-50 मतलब तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 100 नंबर का स्कोर किया, ठीक। अब इसमें जितने इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट हैं, उनके टॉपिक पता करो कौन से टॉपिक से थे, ठीक है। टॉपिक पता कर लिए। अब फिजिक्स और फिजिकल में क्या करना है वो नोट कर लेना, फिजिकल और फिजिक्स में, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायो का तो बता ही दिया, इसमें क्या करना है ये नोट कर लेना। इसमें जो टॉपिक निकल के आए इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट का, उनको नोट्स से रिवाइज करोगे, मस्त एकदम तमीज से रिवाइज करोगे, डिटेल में रिवाइज करोगे, और उन टॉपिक पे बेस्ड जो नोट्स में क्वेश्चन है या जो तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है जो तुमने ऑलरेडी किया था, उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो टॉपिक तुम्हारे इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट में फाइंड आउट होके आए हैं, उनको तुम नोट्स और एनसीईआरटी से बस थोरो रीड करोगे। एनसीईआरटी भी, जी हाँ एनसीईआरटी भी, नोट्स और एनसीईआरटी से थोरो रीड करोगे। इसको कहते हैं वर्क ऑन वीकनेस करना। तुमने क्या किया, एक एफएसटी दिया, उसमें तुम्हारा पीसीबी का स्कोर 200 बना। बायो की स्ट्रेटजी अलग बता चुका, ठीक है, सिमिलर है। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के तुम्हारे सिर्फ 100 स्कोर बना। तुमने उनके इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट क्वेश्चन का टॉपिक आइडेंटिफाई किया, फिजिक्स एंड फिजिकल के उन टॉपिक के नोट्स पढ़ा, उन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन किए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के उन टॉपिक के नोट्स और एनसीईआरटी को किया, ठीक। अब अगर ये दो काम तुम 15 घंटे के हिसाब से एक दिन में कर पाओ तो जस्ट ये करने के बाद दूसरा एफएसटी दे देना। 2 दिन में कर पाओ तो जस्ट ये करने के बाद दूसरा एफएसटी दे देना। समझ गए क्या करना है और कितने गैप में एफएसटी देना है। तुम अगर वर्क ऑन वीकनेस एक दिन में कर पाते हो, डेली एफएसटी दो। तुम एक दिन के गैप पे कर पाते हो तो एक दिन के गैप में दो। तुम 2 दिन में वर्क ऑन वीकनेस करते हो तो 2 दिन बाद दो। समझ गए? लेकिन अगर तुम यहां सोचोगे कि मैं चैप्टर बाई चैप्टर चलूं तो तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब क्या सर, मैंने यहां से तो टॉपिक सर निकाल लिए, सर टॉपिक तैयार भी कर लिया। अब आके भाई अपने टॉपिक लिस्ट में टिक मार दे कि ये टॉपिक मॉक टेस्ट में आया, मैंने तैयार कर लिया, ये टॉपिक मैंने मॉक टेस्ट में तैयार कर लिया। अब तुम्हें पता है कि यार करंट इलेक्ट्रिसिटी पहला फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द नीट प्रेप की लिस्ट, ठीक। अब उसमें से 3-4 टॉपिक तो ऑलरेडी ऐसे हैं जो मैंने अपने मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग सही कर लिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट के 2-3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने टिक मारा था, ये 2-3 बचे हुए अभी, इसको मैं सबसे पहले तैयार कर लेता हूं, चाहे मॉक टेस्ट में आए ना आए। भाई तुम सच पूछ रहा हूं, तुम टॉपिक बाई टॉपिक काम करो। रीजन, हर चैप्टर में 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। उस चैप्टर के 2 ऐसे टॉपिक होंगे जहां से एनटीए 80% क्वेश्चन पूछता होगा।
एवरी चैप्टर के 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से एनटीए 80% टाइम्स क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये टॉपिक तुम्हें इजीली यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हर टीचर आजकल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट दे रहा है। एक दिन में कितने टॉपिक करें, जितना कर सकते हो। मैंने तरीका बता दिया, स्टेप बता दिया क्या करना है। किसी का 2 टॉपिक हो पाएगा, किसी का 4 टॉपिक हो पाएगा, वो आप जानोगे आप कितने घंटे पढ़ते हो। मैंने तरीका बता दिया, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं करना। अच्छा, कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसको नोट्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, लगेगा सर ऊपर से जा रहा है, क्या कुछ समझ नहीं है, उसका तुम्हें लेक्चर देखना पड़ेगा। जिस टीचर से पढ़े हो उसी टीचर से जाके उसका लेक्चर करो। जो चैप्टर रेडी नहीं, भाई मैं यहां बात कर रहा हूं फुल सिलेबस की बात की, जिसका सिलेबस कंप्लीट है उनकी बात करो। ठीक है, अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि मेरा वो चैप्टर रेडी नहीं, तो मत जाओ चैप्टर पे। फर्स्ट टॉपिक जितना मॉक टेस्ट बता रहा है दोस्त, पहले वो टॉपिक कर। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले वो टॉपिक कर, फिर पूरे चैप्टर को तो तैयार करने पे जाना। ऑलरेडी तेरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मान लो मुझे तुम्हें पंच मारना है, ठीक है, पंच ये होता ना, मुझे अगर तुम्हें पंच मारना है मुक्का कस के, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, अपनी उंगलियों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ना। अगर मेरी उंगलियां स्ट्रॉन्ग है तो ऑलरेडी ये जो पंच पड़ेगा वो दमदार पड़ेगा तुमको। उंगलियां क्या है, टॉपिक है, पंच क्या है, चैप्टर है। अगर तुम टॉपिक बाय टॉपिक काम कर रहे हो तो तुम उन टॉपिक्स पे काम करो जो एक्चुअल में तुम्हारी वीकनेस दिख रही है मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उन टॉपिक्स पे काम करो जो इंपॉर्टेंट टीचर्स ने बता रखा है कि ये 20% टॉपिक है जहां से 80% क्वेश्चन आएगा। सिंपल। पूरा सिलेबस कभी भी 90 चैप्टर नहीं होता है, ठीक है, याद रखो हमेशा। और जब तुम 10-12 फुल सिलेबस दे लो, ठीक, मैं यही बैठा रहूंगा, जब तुम 10-12 फुल सिलेबस दे दो और 10-12 फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम अपने टॉपिक्स पे काम कर लो, और जब तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये आइडिया लग जाए कि सर मुझे पता चल चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री में ये वाले पेज से, ये वाले पेज से, ये वाले टॉपिक से, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जांपल, मेरे को सब पता है कि कहां से मैं गलत कर सकता हूं या मैं भूल सकता हूं या मैं भूल रहा हूं। जिस दिन तुम्हें 10-12 एफएसटी देने के बाद ये रियलाइज हो गया, उस दिन समझना दोस्त तुम नीट कर ले गए। उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना कि सर मैंने 10-12 टेस्ट दे लिए, मुझे अब पता है कि पूरे सिलेबस में से कहां गलतियां होती है। वही है तुम्हारा एक्चुअल सिलेबस, और फिर मैं बताऊंगा उसका रिवीजन रिपीटेशन पे कैसे होगा। आप लोग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप लोग पूरे सिलेबस को पूरा सिलेबस मान के बैठे हो, और पूरा सिलेबस तुम कौन हो भाई। अगर मैं टॉपर बना हूं ना तो मैं टॉपर भी नहीं कर सकता। अगर मैं टॉपर मान लो हूं तो भी मैं नहीं कर सकता, कोई और टॉपर है तो भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता पूरे सिलेबस को। सिलेबस वो है जो आपको नहीं आता है, सिलेबस वो है जो आपका वीक है, सिलेबस वो है जो आप भूल रहे हो, उसको आप बार बार करोगे। आखिरी के 30 दिन में आप अपने टॉपिक बाय टॉपिक काम करोगे। तो सबसे पहला टॉपिक किसको स्ट्रॉन्ग करोगे, जो तुम्हारा मॉक टेस्ट बताएगा इनकरेक्ट अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग। दूसरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग करोगे, जो टीचर्स ने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे एक से एक भैया दीदी हैं, टॉपिक बता देते हैं कि भैया देखो ये टॉपिक है, यहीं से सवाल आता है 80% टाइम। नहीं समझ में आया तो बस सर्च कर लेना 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कोई ना कोई दे देगा तुमको। 1-2 वीडियो मैंने देखी है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारा वो टॉपिक से स्ट्रॉन्ग है नहीं, तुम पढ़े हो चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना बोझा भर का चैप्टर, तुम चले हो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग करने। ए भाई कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास, तुम पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो टॉपिक तैयार कर जो तेरा मॉक टेस्ट बता रहा है, और उसके बाद वो टॉपिक तैयार कर जो तेरा टीचर बता रहा है कि इंपॉर्टेंट है। और कैसे तैयार करेगा, पहले नोट से पढ़, उसके क्वेश्चन लगा। अगर नोट से पढ़ के वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है या टॉपिक नहीं समझ रहा है तो उसका वही लेक्चर दे जिस टीचर से तूने देखा था। उस टीचर का नहीं अवेलेबल है तो कोई यूट्यूब पे सर्च कर ले उस टॉपिक के नाम से, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक काम करना स्टार्ट कर। और एफएसटी इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन, ना कि रिवीजन के बाद देना है। लिख लो, एफएसटी रिवीजन के बाद नहीं होता है, रिवीजन के साथ होता है। आपका रिवीजन कितना अच्छा होता चला वो एफएसटी बताएगा, और एफएसटी में कितना नंबर बढ़ेगा। मैंने ये चार्ट दिखाया, ये चार्ट 5, 10, 15, 20 फुल सिलेबस में 620 तक पहुंचा है, 600 प्लस तक पहुंचा है। तुम कितने फुल सिलेबस दिए हो, तुम कितने फुल सिलेबस पे वर्क ऑन वीकनेस किए हो। नहीं, 2-4 फुल सिलेबस दे दिए, नहीं भी दिए रोना चालू कर दिया। ये दिक्कत है तुम्हारी, ठीक है। डाउट्स में एक आखिरी में लूंगा, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन वालों का जो ये 3 डाउट था, क्या ये क्लियर हुआ कि रिवीजन कैसे करना है, मार्क्स इंप्रूव कैसे होगा, एफएसटी कब दे और कितने दे। मैंने बोला था ना 3 में उड़ा दूंगा। इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है आखिरी के टाइम पे। तुम देखो, मैंने कहा ना मेरे पास रिवीजन की 1000 स्ट्रेटेजी है, मेरे पास रिवीजन की 1000 स्ट्रेटेजी है। मुद्दा यह है कि टाइम कितना बचा है। टाइम बचा है 30 से 40 दिन। मैं तुम्हें एफएसटी नहीं छोड़ने के लिए बोल सकता,
तुम ये गलती करना भी मत कि सर मेरा 100 नंबर आता है मैं एफएसटी ना दूं, थप्पड़ मारूंगा। एकदम रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं पैसे रुपए का, ठीक। और आई एम नॉट दैट एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं चाहता हूं कि तुम बार बार अटेम्प्ट लो और मेरा कोर्स ज्वाइन करो। नहीं भाई, मैं तो खुद अपनी मेंटरशिप में चिल्ला चिल्ला बोलता हूं कि मेरे पास एक ही बार मेंटरशिप लेने आओ, उसके बाद दोबारा शकल मत दिखाओ। क्योंकि एक बार अगर तुम मेरी स्ट्रिक्टनेस को नहीं झेल पाए, तुम एक बार मेरी गाइडेंस को नहीं समझ पाए, तो इतना ईमानदारी से अगर समझा के भी तुमको ना समझा पाऊं तो माफ करो, कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। तो वही वाली बात है कि भाई तुम इससे तुम्हें 100 नंबर आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ये देते जाओ और हर एक मॉक टेस्ट में तुम इंप्रूव करोगे। अब रही बात कि सर इनकरेक्ट होगा ज्यादा, अनअटेम्प्ट होगा, तो मैं कह तो रहा हूं कि हर इनकरेक्ट हर अनअटेम्प्ट को जब तुम अच्छे से रिवाइज करते जाओगे धीरे धीरे कम हो जाएगा। और 10 एफएसटी दो तो पहले, 8 एफएसटी दो तो पहले, फिर हम यहीं ना बैठे हैं बात करेंगे। बहुत सारी देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो गाइडेंस का पार्ट है। अब उन सब छोटी छोटी चीजों को तो मैं तब बताऊंगा ना जब मेरा वैसा केस आएगा। यहां तो इन जनरल बात करनी है, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब रेगुलर बेसिस पे अलग चीज है, अभी मैं बता रहा हूं कि तुम पहले इतना करना स्टार्ट करो, फिर इनकरेक्ट कैसे कम करें, टाइम कैसे बढ़ाए, वो सब बात की बात है। पार्ट टेस्ट भाई कोई लॉजिक नहीं है, अभी पार्ट टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, अभी चैप्टर वाइज टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। रीजन तुम्हें ये भी लॉजिक बता देता हूं, हर चीज का लॉजिक से ये सुनो। तुम्हारा दिमाग क्या करता है, पार्ट टेस्ट में या फुल सिलेबस में तुम्हें सीक्वेंस में क्वेश्चन मिलते हैं, तुम्हारा दिमाग सीक्वेंशियल मेमोरी बनाता है। नहीं करना है, क्यों? क्योंकि एनटीए पूरा मिक्स करके देगा। इससे ये भी जान लो कि बायो में इससे पहले क्या आता था, जूलॉजी और बॉटनी। तुम्हारी आदत हो चुकी थी जूलॉजी अलग करने की, बॉटनी अलग करने की। इस बार एनटीए वाले भैया दोनों मिक्स करके देंगे और तुम पिट जाओगे। क्यों? क्योंकि जूलॉजी करके फटाक से बॉटनी आया, फटाक से बॉटनी का समझ ही नहीं आएगा भाई, अभी तो जूलॉजी बॉटनी अलग अलग कर रहे थे, मिक्स करके दे दिया। देख लो कितना दिमाग कैसा तुम्हारा खेला जा रहा है। देखो पार्ट टेस्ट जिसके कोचिंग में चल रहा है भाई, उसको तुम ऐसे दो ना कि काइंड ऑफ प्रैक्टिस, एज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस। बट भाई तुम्हारा मेन है फुल सिलेबस। सिक्वेंशियल मेमोरी मत बनाओ, फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिक्स मेमोरी बनाओ। तुम्हें स्विचिंग करना आना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेसिक मैथ, बेसिक मैथ से थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स, स्विच करना आना चाहिए। नहीं तो सिक्वेंशियल मेमोरी बन गई तो सब सत्यानाश, पढ़ा लिखा सब पानी में फिर जाएगा। पार्शियल ड्रॉपर आखिरी में बात कर लेंगे, टेंशन मत लो। इतनी बात समझ में आ गई? तो जिनका सिलेबस कंप्लीट था भाई कहानी खत्म। अभी तुम्हें और भी चीजें समझ में आएंगी, आखिरी में पूछोगे भी। अब दूसरे पे चलते हैं, बस बने रहो मीटिंग में, तुम्हें जितना सीखने को मिलना लिखते जाओ, जो डाउट होगा पूछ लेना, यूज करके देखना, ना मिले तो फिर बताना। अब जिनका सिलेबस 20-30% बाकी है, या जिनका सिलेक्शन उस पे हो जाता है, किस पे, कैटेगरी पे, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन कैटेगरी पे हो जाता है भाई, तुम अगर तुम्हारा नंबर 550 है कैटेगरी के लिए, ठीक है, इसके अंदर अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम बायो को पूरी कर लो, केमिस्ट्री को पूरी कर लो, और फिजिक्स को सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर या इजी चैप्टर। इतना करने के बाद तुम हमारे एफएसटी वाला फॉलो करना चालू कर दो, ठीक। कैसे करोगे, ठीक है, जैसे 20-30% जिनके सिलेबस बचे हैं, अभी किसी के डिटेल टाइम नहीं है, सब कुछ वन शॉट से टाइम है। जिनके से 20-30% सिलेबस बचे हैं, प्लीज वन शॉट से निपटाओ, ठीक, और फटाक से इस वाले कैटेगरी में आओ, ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो। इसके अलावा कुछ नहीं तुम्हें करना है। सिलेबस मत छोड़ना, 20-30% बचा तो मत छोड़ो। अगर हलवे हलवे चैप्टर्स है तो वन शॉट से कर दो, ज्यादा हैवी चैप्टर्स है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑर्गेनिक, डिटेल में कर लो, मत पेशेंस लूज करो। 4 दिन लेट से एफएसटी स्टार्ट करोगे कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन बिना फुल सिलेबस, बिना सिलेबस कंप्लीट किए एफएसटी पे नहीं जाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में जा सकते हो, ठीक है। तो भाई सिलेबस कंप्लीट करो, जिसका 20-30% बचा है, फिर मेरी एफएसटी वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ठीक है। और जिनके सिर्फ 550 नंबर चाहिए, ठीक है, तो तुम फिजिक्स को पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, तुम बायो और केमिस्ट्री को पूरा करके एज सुन एज पॉसिबल तुम फुल सिलेबस वाले में आ जाओ। मतलब तुम कोशिश करो कि 600 से 650 का सिलेबस किए रहो, जिससे कि तुम्हारा गिर के बहुत नीचे से नीचे 500 से 550 के बीच में आ जाए। समझ गए? आ रहे हैं जिनका 50-60% सिलेबस कंप्लीट है, उनके लिए एकदम रियलिस्टिक वाली बात बताएंगे, बुरा लगेगा तो भी सॉरी। इतनी बात समझ में आ गई? जिनके सिलेबस 20-30% है, सिलेबस कंप्लीशन में कोई काम चोरी नहीं, पहले बता दूं। सिलेबस वो नींव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, इसमें से ना जिन लोग के सिलेबस कंप्लीट हो गए हो, वो लोग पता क्या कर रहे होंगे, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू रिवीजन कर रहे होंगे, इसका वन शॉट, उसका वन शॉट, फलाना ढमकाना। भाई क्या कर रहे हो? वीडियो देखने वालों का सिलेक्शन नहीं होता भाई, वीडियो से रिवीजन करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। झूठी बात नहीं बताऊंगा मैं, 1-2-4 होंगे जिनका ये उम्मीद जो भी चल रहा होगा। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दैट कोर्स या दैट टीचर्स, मैं तरीका तुम्हें गलत बता रहा हूं। वो चीजें वो है कि जो तुम्हारा बैकलॉग है या नहीं पूरा करने के लिए है, वो
रिवीजन करने के लिए नहीं है वो। जब पूरे साल शॉर्ट नोट्स बनाया किस लिए बनाया, फिर पूरे साल डिटेल नोट्स बनाया क्यों बनाया, फिर पूरे साल यकीन को फॉलो किया क्यों किया, फिर पूरे साल डीपीपी और नोट्स के क्वेश्चन किया क्यों किया। फिर दूसरी बात, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे जो मॉड्यूल किए भी नहीं है वो भी मॉड्यूल पकड़ रहे, काहे को भाई? तुम्हारे नोट्स और पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा क्या? तुम उसको रिपीट करो। मैं दावे के साथ बोलता हूं तुम्हारा नोट्स में इतना दम है कि तुम्हारा नीट क्लियर करा दे, तुम लोग उसको रिपीटेशन पे नहीं करते हो। ठीक है, अब आते हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, 40-50% कंप्लीट है, ठीक, और उनको कम से कम सिलेक्शन के लिए 650 नंबर चाहिए। देखो एक चीज पहले, किसको किसको दिल से लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, मैं इस कैटेगरी में हूं, एकदम दिल से बताना, कोई झूठ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें जेन्युइन, एकदम बहुत बहुत जेन्युइन वाली एडवाइस दूंगा। ठीक है, एकदम जेन्युइन वाली एडवाइस दूंगा तुम्हें, अगर वो रिलेट करे तो फॉलो करना। ठीक है, देखो हर बच्चे का ना एक प्रॉब्लम है, हर बच्चे का एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जैसे मई में हमारा एग्जाम होता है, ठीक है, मई में तुम रिलेट करना, अगर तुम इस कैटेगरी में हो तो फॉलो करना। मई में हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद ना हम 2 से 4 महीने बहुत मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, एकदम दूध की तरह उबाल हमारा मोटिवेशन होता है, हम लोग सब अच्छे से करते हैं, और फिर ये जो दिवाली वाला सीन आता है ना, दिवाली, यहां पे हम अपना मोमेंटम लूज कर देते हैं। ठीक, और दिवाली के बाद से उठते उठते हमारा आ जाता है न्यू ईयर, और न्यू ईयर तक हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। न्यू ईयर जैसे आया ये लेके आता है शॉर्टकट। ठीक है, 4 महीने स्ट्रेटजी, 2 महीने स्ट्रेटजी, फलाना ढमकाना स्ट्रेटजी, हम लोग 1 शॉट में शिफ्ट हो जाते हैं क्या क्या करके। ठीक है, और एंड में हम आ जाते हैं फिर से ये मई के पास। ठीक, मई के पास आ जाते हैं और सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ नहीं रहता है और हम लोग तड़फड़ा रहे होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये साइकिल है। कितने लोग को लगता है इस साइकिल में फंस चुके हो? फंस चुके हो, मई में एग्जाम देते हो, फिर रिग्रेट होता है, 2-4 महीने अच्छे से पढ़ते हो, दिवाली पे मोमेंटम लूज कर देते हो, खड़े होते होते न्यू ईयर आ जाता है, शॉर्टकट के चक्कर में फिर कहीं के नहीं बचते हो। आज मेरी एक बात याद कर लेना, तुम जब तक इस लूप में रहोगे बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और तुम्हारा जीवन अलग बर्बाद हो रहा है। ठीक, मैं अपनी मेंटरशिप में सबसे पहले इस लूप होल को तोड़ता हूं, और मैं वही तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें क्या करना है सुनो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता या तुम मेरी मेंटरशिप में होते तो मैं क्या करता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन 600 पे होगा, 650 पे होगा, सिलेबस अभी 40 से 50% ही कंप्लीट है। ठीक है, मैं क्या करता, मैं सबसे पहले तुम्हारी बायो को जितना जल्दी, फिजिक्स केमिस्ट्री सब छोड़ देता किनारे, मैं तुम्हारी बायो को सबसे पहले 100% पूरा कराता 1 शॉट के हेल्प से। ठीक, और उसके बाद इसमें एफएसटी चालू कर देता डेली, और बायो वाला जो स्ट्रेटेजी तुम्हें बताया वो फॉलो करवाने लग जाता। ठीक है, जितने भी परसेंट वो है 40, 50, 60, तुम आ जाओ यहां। अगर 20-30% से कम सिलेबस बचा है तो तुम इसको फॉलो करो, अगर 20-30% से कम सिलेबस बचा है तो तुम इसको फॉलो करो। क्या कि पहले बायोलॉजी 100% कंप्लीट करो, एफएसटी डेली दो, मेरा वो बायो वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करो। फिर केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स हो सकता है, किसी को केमिस्ट्री बोरिंग लगेगा तो फिजिक्स, फिर किसी एक सब्जेक्ट को उठाओ। मेरे लिए ज्यादा बेहतर केमिस्ट्री होगा, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में फिजिकल है थोड़ा सा समस्या वाला पार्ट, अदरवाइज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को क्या है कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, अपने वीक चैप्टर्स या जो बहुत टफ लगते हैं उनको डिटेल से करता, बाकी को 1 शॉट से करके मैं पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करता। ठीक, और केमिस्ट्री कंप्लीट होते इसका भी एफएसटी डेली स्टार्ट कर देता। जब मैं इस 540 नंबर के सिलेबस को कंप्लीट कर लेता, जब मैं इस 540 नंबर के सिलेबस को कंप्लीट कर लेता, ठीक, और इसमें 480 से 450 से ज्यादा नंबर लाने वाला कॉन्फिडेंस का रिवीजन कर लेता, तब मैं फिजिक्स के बारे में सोचता। रीजन क्यों? क्योंकि आज तक मैं तुम्हें अपनी जगह रख रहा हूं, ठीक है, कि आज तक मेरा 200 क्रॉस नहीं हुआ है, इतने अटेम्प्ट हो गए। आज तक मेरा 300 कभी क्रॉस नहीं हुआ है, इतने अटेम्प्ट हो गए। मैं अपने माँ बाप को अगली बार क्या मुंह दिखाऊंगा, एग्जाम के बाद क्या बताऊंगा कि मैंने कितना नंबर लाया। यहां पे सबसे पहली चीज है नंबर इंप्रूवमेंट। क्या कि अगर मैं नीट में 200 पे था, मैं नीट में 300 पे था, तो मुझे इस बार 480 लाना है, 450 लाना है, 500 प्लस लाना है, 540 लाना है। पहले 30 दिन में मैं यहां तक पहुंचना है, फिर मैं सोचूंगा नीट का, सिलेक्शन का, फलाना का ना। क्यों? नहीं तो मैं किसी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। मैं सब कुछ करने के चक्कर में, मैं पूरे सिलेबस को पकड़ने के चक्कर में, मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में मैं बैठा रह जाऊंगा, मैं बैठा रह जाऊंगा। दिक्कत यह है। ठीक है, तो सबसे पहला ये काम करने की जरूरत है। जनरली मैं बता रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, जितने लोग को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं कि क्या तुम अगली बार नीट का ड्रॉप नहीं लोगे अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? हाँ या ना में जवाब दो। तुम अभी बोल सकते हो कि नहीं लूंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि तुम लोगे।
ठीक, जब तुम लोगे तो आज अगर तुम नीट 24 में 200 नंबर लाए थे, नीट 24 में अगर तुम 200 नंबर लाए थे, तो तुम्हारा पहला एम है कि इस बचे हुए एक महीने में मेरा 500 नंबर आना चाहिए, तब तो मैं अगला नीट लिख सकता हूं या तो अपनी प्रिपरेशन को जस्टिफाई कर सकता हूं। अरे मान लो कि तुम नीट छोड़ने वाले हो, ठीक, तुम नीट छोड़ने वाले हो, तुमसे गलती हो गई, तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, ठीक, तो पहले अपने आप को वो गलती का पश्चाताप कैसे कराओगे कि यार पहले मैं बायो कंप्लीट करूं, उसका एफएसटी देना स्टार्ट करूं, फिर मैं केमिस्ट्री को पूरा करूं, उसका एफएसटी देना स्टार्ट करूं, तब मैं फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में सोचूंगा और किसी के बारे में सोचूंगा। दिक्कत यह है कि हम लोग शॉर्ट टर्म के चक्कर में लॉन्ग टर्म भूल जाते हैं। अरे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें डिमोटिवेट होने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नीट छोड़ दे रहे हो तो अच्छी बात है भाई, तब कुछ और एक्सप्लोर कर, अभी से छोड़ दे नीट को। अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं मैं नीट नहीं छोड़ने वाला हूं, तो सिलेक्शन हो ना हो तेरा नंबर बढ़ना जरूरी है, तेरा 2 सब्जेक्ट को पूरा करना जरूरी है, तेरा 2 सब्जेक्ट में रिवीजन अच्छे से करना जरूरी है, तेरा उस 2 सब्जेक्ट को फुल सिलेबस देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तेरे को अगली बार नीट देना होगा, तेरे को वहीं से स्टार्ट फिर करना है, फिर तुम्हारा 200 नंबर नहीं आएगा, फिर तुम्हारा 300 के नीचे नहीं आएगा, तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने 450 लाया, मैंने 480 लाया, मैंने बायो कंप्लीट कर लिया था, मैंने केमिस्ट्री कर लिया था। देखो नंबर तो वैसे भी तुम्हारा पिटने वाला है, तुम होप छोड़ दो तब भी, तुम डिमोटिवेट हो जाओ तब भी, नीट तो तुम देने जाओगे, नीट के एग्जाम में तुम्हें रिग्रेट तो होगा, वो काश तो तुम्हें याद आएगा, घर वाले कूटेंगे तो तुमको है ही, ताने तो बजेंगे तुमको। तो भाई तुम ये सोचो कि जब सब होगा तो हम क्यों ना नंबर बढ़ाए पहले, कि हम ये बोल पाए कि यार पापा देखो ना हमसे गलती हो गई, हम कर दिए काम चोरी, हमसे हो गई या जो कुछ हुआ, लेकिन मैंने 540 नंबर का पढ़ा था, देखो 480 नंबर लेके आया हूं, देखो 540 का पढ़ा था 450 नंबर लाया हूं, एक मौका और दे दो, चाहे पार्शियल में चाहे कंप्लीट में फाड़ दूंगा। और जो बच्चा ये कर लेता है फिर उसको मेंटरशिप या किसी फलाने ढमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप सिलेबस के किस पहलू पे हैं, मैं तो आपको कभी नहीं जानता, मैं आज आपसे शायद पहली बार रूबरू हो रहा हूं, मैं आपसे बात भी नहीं किया, बट इस सेशन में मैं शायद आपकी मोस्टली प्रॉब्लम को डिस्कस करके डील कर लिया हूंगा। और ये वही सत्य है जो अंतिम सत्य है, ये वही सत्य है जो अंतिम सत्य है। ठीक, इसके अलावा कुछ मैं आपको प्रो टिप दे देता हूं, जिनके सिलेबस हो चुके हैं वो क्या क्या अलग से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ना 2-3 घंटे का एक स्लॉट रख लो, जैसे हम लोग ना 5 घंटे का 6 घंटे का रिवीजन करते हैं, हमारे मेंटरशिप में 6 घंटे का डेली रिवीजन होता है। ठीक है, ये हमारी मेंटरशिप का वो खूबसूरत पार्ट है, ठीक है, जो हम लोग आखिर के 2 महीने में करते हैं, ताबड़तोड़ इससे इंप्रूवमेंट होता है। उसमें से मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, वो करो। जैसे आप ना क्या करो, जैसे मैंने अभी बताया कि 15 मिनट आपको बायो के एग्जाम्पल को डेली देना है, उसका वीडियो से। ठीक है, मैंने बताया 15 मिनट आपको बायो के डायग्राम को डेली देना है, वैसे ही 15 मिनट आप फिजिकल के फॉर्मूले को डेली रीड करना स्टार्ट करो, सिर्फ फॉर्मूला पीडीएफ से। ठीक है, 15 मिनट आप फिजिक्स के फॉर्मूले को डेली रिवाइज करना स्टार्ट करो। ठीक है, 15 मिनट आप नेम रिएक्शन को डेली देना स्टार्ट करो, 15 मिनट आप इनऑर्गेनिक के ट्रेंड और एक्सेप्शन को देना स्टार्ट करो। समझ रहे हो? ये वो हिस्से हैं जो तुम अलग से कभी प्रायोरिटी नहीं दोगे, लेकिन तुम इन चीजों को रोज 15-15 मिनट करना स्टार्ट करो, मतलब 3 से 4 घंटा अपने सुबह अपने दिन का ऐसे रखो कि मैं डेली 15 मिनट फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ूंगा, फास्ट पढ़ूंगा, जितना पढ़ूंगा उसके आगे फिर अगले दिन पढ़ूंगा, उसके आगे फिर अगले दिन पढ़ूंगा, खत्म हो जाएगा रिपीट करूंगा, 15 मिनट में फिजिकल का फॉर्मूला पढ़ूंगा। और इसमें सबसे अच्छा चीज होता है वीडियो, तुम फिजिकल का फॉर्मूला वीडियो ढूंढ लो, तुम इनऑर्गेनिक का ट्रेंड और एक्सेप्शन का वीडियो ढूंढ लो, तुम ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन का वीडियो ढूंढ लो, तुम फिजिक्स के फॉर्मूला का वीडियो ढूंढ लो, तुम बायो के एग्जांपल का वीडियो ढूंढ लो, तुम बायो के डायग्राम का वीडियो ढूंढ लो, सारा वीडियो सेव करके रख लो। ठीक, 1.5x की स्पीड या 2x की स्पीड पे रोज तुम उसको 15-15 मिनट देखो, जब वो वीडियो खत्म हो जाएगा रिपीट करना। समझ गए ये बात? ये प्रो टिप है जो तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उन चीजों पे तुम्हें रिवीजन करने में ज्यादा आसानी देगी जो जल्दी भूल जाते हो। समझ रहे? पिछले साल वाला देख सकते हैं जो आपने बोला था, हाँ सुचंद्रा पिछले साल वाला भी देख सकते हैं, 550 नीड सिलेबस कंप्लीट। तो अर्जुन जो मैंने मॉक टेस्ट का स्ट्रेटजी बताया वो यूज करो। देखो यार इन सब चीजों के अलावा ना कुछ और नहीं है, फैसिनेटिंग वीडियो बनाने के लिए देखो यूट्यूब पे अगर मैं भी यूट्यूबर रहता, मेंटरशिप में मेंटर ना रहता, तो मैं भी शायद यही सब वीडियो बनाता। ठीक है, बट जो हम बच्चों के टच में हैं, जो आपको रियलिस्टिक पॉसिबल है मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, बस एफएसटी ही तुम्हें बचा सकता है, एफएसटी के साथ रिवीजन ही तुम्हें बचा सकता है, टॉपिक वाइज काम करना ही बचा सकता है। ठीक, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं आप लोगों का माइक ऑन करूंगा, ठीक है, और 1-2 लोग का जो डाउट होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको जितना बता सकता था, ठीक है, उतना बता दिया तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कि अगर सिलेबस कंप्लीट है, फुल सिलेबस दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्या करना चाहिए, सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो कंप्लीट करो, फिर वो मेरा फुल सिलेबस वाला स्ट्रेटजी फॉलो करो। ठीक,
जिनका नहीं पूरा है उनको क्या ध्यान रखना है मैंने वो बता दिया। ठीक, ये प्रो टिप दे दिया जो मैं अपनी मेंटरशिप में कराता हूँ। ठीक है, और आपको मैंने बोला कि भाई 3-4 घंटे में डेली ये सारी चीजें करो वीडियोस के थ्रू। ठीक है, ठीक। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि मैं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाता कि मैं पर्सनल आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाऊँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुद्दा ये है कि मैं आज सब बता के आपको जा रहा हूँ। ठीक है, आप फॉलो नहीं करोगे मुझे पता है। और याद रखना, जब फॉलो ना करो आदमी का बात याद रखना जिसने एक नियम रखा था और एट द एंड वो करोड़पति बन गया था। कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी तुमको। ठीक है, ये वो क्रक्स है जो तुम 1000 वीडियो यूट्यूब पे देखोगे ना तब भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूं इसको करो और इंप्रूवमेंट ना हो तो मेरे से बात करना। दिक्कत यह है कि एनालिसिस तुम लोग नहीं करते हो, एनालिसिस का डेटा नहीं रखते हो, तो अच्छे से टॉपिक को जाके तैयार नहीं करते हो। तुम्हें लगता है, अच्छा तुम लोग ना जो वीडियो से करते हो तुम्हें लगता है ना, अरे सर आप तो फालतू बोल रहे हो। मैं जाता हूँ एनएलएम को वीडियो से रिवाइज करता हूँ, मेरे को सब याद आ जाता है। भाई वो याद है ना तेरे को सिर्फ 2 दिन रहेगा। क्यों याद कर, जब तुमने लेक्चर देखा था तुम्हें भी याद आया था ना, लेक्चर जब देखा था लगा सब समझ आ गया, सब याद आ गया। वीडियो की मेमोरी हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी जब तक उस वीडियो का रिपीटेशन ना हो। अदरवाइज जो तुमने नोट्स बनाया उसको बार बार पढ़ो, जो तुमने नोट्स में क्वेश्चन किए हैं उसको बार बार करो, अपने पीवाईक्यू को बार बार करो। ठीक है, जब तक बेटा तू रिपीटेशन नहीं करेगा कोई मतलब नहीं है। और इस आखिरी के 30 दिन और 40 दिन में एक बात लिख ले मेरी, कि वही चीज करेंगे जिसका रिपीटेशन कर पाए। नोट्स पढ़ेंगे तो उसका रिपीटेशन करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो रिपीटेशन करेंगे, दुनिया जहां का कंटेंट नहीं फॉलो करेंगे। तेरा सिलेक्शन सिर्फ नोट्स, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से होगा अगर तू इसका रिपीटेशन कर ले। फिजिक्स फिजिकल में नोट्स और तेरा पीवाईक्यू, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बायो में तेरा नोट्स और एनसीईआरटी। इससे बाहर सिलेक्शन नहीं है। बहुत सिंपल सा रास्ता है सिलेक्शन का। मेहनत 15 घंटे करने पड़ेगी। अब नहीं कर सकता मेहनत तो मत कर, फिर छोड़ दे नीट को। अगर तेरे को अभी भी मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, नंबर ये सब में, भाई अभी आखिरी का टाइम में घोड़ा बन जा। देखा ऐसे 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 लगा ले, घोड़े का लगाम लगा ले। न नंबर देखना है, न मोटिवेशन देखना है, न डीमोटिवेशन देखना है, न एक्सपेक्टेड, कुछ नहीं भाई, सब भाड़ में जाए। सिर्फ तुम्हें एक चीज देखना है। क्या देखना है? मैं प्रोसेस जो मैंने बताया या जो तुम्हें पता है कि सर ने जो प्रोसेस बताया मैं उस प्रोसेस को फॉलो करूंगा, अपने हर एक वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करूंगा। उसके बाद नीट में क्या नंबर आएगा वो मैं देख लूंगा। ठीक, बाकी सब मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक, अब 1 बाय 1 किसको किसको डाउट है पहले मैसेज करो, मैं नाम बोलते जाऊंगा उसी सीक्वेंस में, तुम माइक ऑन करते जाना। किसको किसको डाउट है मी लिख के भेजो। हाँ ठीक है, मैं 1 बाय 1 जिसका नाम बोलूंगा वही माइक से बोलेगा। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले जो बोलेंगे, जब देखिए जब मैं बोलूंगा तभी आप बोलिएगा। सबसे पहले उत्सव, आप बोलिए। भैया मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा जो टेस्ट एनालिसिस करता हूँ वहां से जो गलतियां निकलता है उनको रिकवरी कैसे करना होगा, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट देता हूँ तो कभी कभार वो सेम गलतियां रिपीट हो जाता है। ठीक है, सुनिए, माइक बंद कर लीजिए। सबसे पहली चीज, एक चीज आप लोग भी समझ लीजिएगा। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसके इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट पे काम किया, फिर दूसरा मॉक टेस्ट दिया। आप ये उम्मीद मत करना कि इस मॉक टेस्ट की लर्निंग से मेरा अगला मॉक टेस्ट बड़ा अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट पूरा टॉपिक कवर नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब किसी मॉक टेस्ट का एक सीरीज फॉलो करते हो, जैसे हमेशा ध्यान रखो मॉक टेस्ट सिर्फ 1 से 2 कोचिंग का देना चाहिए और पूरा देना चाहिए। अगर एलएन का लीडर फॉलो कर रहे हो तो पूरा दो, अगर आकाश का सीएसटी फॉलो कर रहे हो तो पूरा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका लॉजिक बता रहा हूं। पहले फुल सिलेबस में हो सकता है एलएन वाला तुम्हारा फिजिकल वीक दिखाए, अगले वाले फुल सिलेबस में हो सकता है तुम्हारा ऑर्गेनिक वीक दिखाए, उसके वाले में हो सकता है इनऑर्गेनिक वीक दिखाए। हर एक फुल सिलेबस में किसी किसी का पोर्शन ज्यादा कम होता है आपको आपकी वीकनेस दिखाने के लिए। तो जो भी इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट है वो उसी मॉक टेस्ट के लिए है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें जो इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट है पहले तो आप उनका जो जितना सिली मिस्टेक वगैरह जो मिस्टेक है उनको लिखो। अगर आप मॉक टेस्ट का मिस्टेक कॉपी नहीं बना रहे हो और उसको डेली बेसिस पर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप अपनी गलतियों को रिपीट होने से नहीं रोक सकते। और उन टॉपिक को डिटेल में तैयार करने का तो मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मूला है जो तुमने गलती से गलत लगा दिया और मिस्टेक हो गई, उस फॉर्मूले को मिस्टेक कॉपी में लिखो। तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो वो कैलकुलेशन का मिस्टेक लिखो वहां पे। तुमने कोई सिली मिस्टेक कर दी उसको अपनी वर्ड में लिखो। मिस्टेक कॉपी वो तुम्हारा आईना है जो तुम्हारी मिस्टेक को रिपीट नहीं होने देगा। और इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट टॉपिक को तुम्हें अच्छे से नोट्स में रिवाइज कर लेना है जिससे कि ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। नीट में आएगा तो गलत नहीं करेंगे, जरूरी नहीं कि आगे एफएसटी में वही टॉपिक आएगा। उत्सव समझे? मिस्टेक कॉपी तुम नहीं बना रहे हो क्या? नहीं, मैंने मिस्टेक को भी तो बनाया है, पर प्रॉब्लम यही है कि बायोलॉजी के क्षेत्र के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है कि जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको एनसीईआरटी से पढ़ लेता हूँ, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वो टॉपिक रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। तो आप
उन कोचिंग का, जिन भी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं, उनका डिटेल सोल्यूशन नहीं मिलता है क्या आपको? नहीं भैया, मिलता है। एलन का देता हुआ अच्छी बात, वहां पर तो सोल्यूशन देते हैं और मैं नोट भी करता हूँ। पर मैं कह रहा हूँ कि उस टॉपिक के ऊपर, जैसे सम एग्जांपल की रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन फंस गया, तो उस टॉपिक में मेरा थोड़ा वीक है। उस पोर्शन, ये टॉर्क का पोर्शन वीक है, तो मैं टॉर्क का पोर्शन किस तरह से घर में प्रैक्टिस करूँ कि मेरा उस टाइप का क्वेश्चन और गलत ना हो। अभी समझा। आपने बोला ना कि आपका एक टॉपिक मान लो टॉक निकल गया, ठीक है, जो वीक है, तो सबसे पहले आप उसका नोट्स पढ़ोगे। नोट्स पढ़ो, आपको अगर थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फेयर इनफ, ठीक है। फिर उसके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, टॉर्क के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उनको लगाने का थोड़ा ट्राई करो। अगर नोट्स पढ़ के वो क्वेश्चन बनने लग गए, ठीक है, तो समझो कि बन रहा है। अगर नोट्स पढ़ के, उस टॉपिक का नोट्स पढ़ के, थ्योरी पढ़ के भी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो तुम उस टॉर्क का जाके फिर से वीडियो देखो। सेम टीचर से कोशिश करना, सेम टीचर से देखो, उस टॉपिक को पढ़ो, या किसी और टीचर से पढ़ो, लेकिन कोशिश सेम टीचर से करनी है। तो नोट्स पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस टॉपिक का, तब जाके आपको वीडियो की हेल्प लेनी है, ठीक है, समझ गए। हो सकता है कि आप कोई चीज था जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने टॉक का वो क्वेश्चन नहीं बना पाए, ठीक है। तो आपको थ्योरी पढ़ के, उसका फॉर्मूला देख के, उस पे बेस्ड जो टीचर ने आपको बताया वो सब देख समझ के पढ़ के, फिर उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन 2 4 10 ट्राई करिए, या जो नोट्स में उस टॉपिक के सर ने 3 4 क्वेश्चन कराया उन्हीं को रीअटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। फिर अगर आपको लगता है हाँ भाई डाउट क्लियर हो गया, तब तो ठीक है। अदरवाइज या तो किसी फ्रेंड से उसका डाउट क्लियर करिए, या किसी डाउट ग्रुप से डाउट क्लियर करिए, या फिर डायरेक्ट उस टॉपिक का किसी टीचर का फिर से लेक्चर देख के फिर उस टॉपिक की प्रैक्टिस करिए। समझ गए उत्सव? हाँ हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है उत्सव के बाद, सर कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। रीना, आपको डाउट पूछना है? अच्छा, इनसा आपको डाउट पूछना है? इनसा आपको डाउट पूछना है? माइक ऑन करिएगा, अगर जिसका जिसका नाम लोगा अगर पूछना होगा तो माइक ऑन कीजिएगा। अंकित जायसवाल, माइक ऑन कर लीजिए अगर कुछ पूछना है तो। हाँ भैया। भैया मेरा क्या 12th है तो बोर्ड्स देकर आया हूँ, तो अभी मतलब 11th तो 1.5 महीने से रिवाइज नहीं किया, मतलब टच भी नहीं किया हूँ। तो बोर्ड देकर आया हूँ तो मतलब रिवीजन पूरी सिलेबस का एक बार 4-5 दिन में कर लूँ, या फिर टेस्ट दे के मतलब ऐसे ही चलने दूँ? पहले आप मुझे बताइए कि 11 12 आपने तमीज से किया हुआ है नीट लेवल का? हाँ भैया बढ़िया किया, मतलब अप्रॉक्स एवरेज मार्क्स मेरा 590 600 है। जब आपने किया हुआ है तो अब एफएसटी पे आओ बेटा। आप एफएसटी बाय एफएसटी रिवाइज करो, ठीक है। आपका 12th अच्छा है, इसलिए आपको 12th का ज्यादा टॉपिक मिलेगा नहीं तैयार करने के लिए। 11th के टॉपिक ज्यादा मिलेंगे, आप उसको रिवाइज करते जाओगे। अभी आप सोचोगे कि 11th के एक एक चैप्टर को रिवाइज करके तब एफएसटी, तो नहीं भाई, एफएसटी देते जाओ यार दोस्त, ठीक है। और जैसे मैंने एफएसटी वाली स्ट्रेटजी बताई ना, एज इट इज फॉलो करो उसको, ठीक है। यही एकमात्र तरीका है। और अगर एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, एफएसटी दे के उस पर वर्क ऑन वीकनेस करने के बाद टाइम बच जाएगा, तब थोड़ा 11 को ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना कि उसकी चैप्टर बाई चैप्टर रिवीजन करो। अदरवाइज पहली प्रायोरिटी एफएसटी दो, उसके टॉपिक निकालो, उस टॉपिक पे अच्छे से काम करो, समझे? भैया अभी ये 3 एफएसटी दे चुका हूँ, मतलब जब से 4-5 दिन में, तो एवरेज मार्क्स लगभग 480 500 ही आ रहे हैं। ठीक है, 480 11 की 500 के। क्वेश्चन से गलत कर रहा हूँ। हाँ, तो बायो को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो, जैसे मैंने बताया, डेली बेसिस पे, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले देखो कि जितने एफएसटी दिए थे उनके जितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट आए थे, क्या आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, उनकी लिस्ट बनाओ, अच्छे से कर लिया, टिक टिक करो, जो बचा है उसको करो, फिर क्या करो, फिर एफएसटी दो। अभी क्या है ना कि मैंने कहा सिर्फ 3 एफएसटी आपने दिया है, 5 से 10 एफएसटी में आपका नंबर बढ़ेगा। जब आप लगातार किसी एक कोचिंग का 5 से 10 एफएसटी दे दोगे ना, ऑटोमेटिकली नंबर जंप करके दिखेगा। क्यों? हर एक एफएसटी में आप काम करते चल रहे हो, काम करते चल रहे हो, और वो कलेक्ट होते चल रहा है। लेकिन वो अचानक से एक में किया दूसरे में नहीं बढ़ेगा। एक साथ 3 4 5 एफएसटी जब दे दोगे, उनकी वर्क ऑन वीकनेस कर लोगे, फिर 6वें 7वें से नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये चार्ट दिखाया था ना, इसमें देखो 5 एफएसटी में से 400 का रेंज बना हुआ है, 4 का रेंज बना हुआ है, ठीक है। फिर 6वें एफएसटी से ये 500 का रेंज बना है, ठीक है। फिर 11वें एफएसटी से देखो ये थोड़ा 600 टच करना है। ये रियलिस्टिक चार्ट है। ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं मेरे पास जो सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे ही नंबर बढ़ता है, ठीक है। ऐसे करिए, समझ गए? हाँ भैया थैंक यू भैया। भैया वो चार्ट नहीं दिख रहा है मुझे, चार्ट कौन सा है, नहीं दिख रहा मुझे। ये अगर आपने मीटिंग पूरी नहीं देखी है तो नहीं समझ में आएगा, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब पे जाएगा तो, ठीक है। ओके भैया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है
हरीम, आपको कुछ पूछना है? हाँ भैया, एक्चुअली इनकरेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनकरेक्ट को कैसे कम करें? लाइक कभी कभार तो ऐसे ही तुक्के लग जाते हैं, मतलब कुछ पता भी नहीं होता, लाइक लगता है कि हाँ वही आंसर है, तो वो मतलब चूज कर लेते हैं स्टेटमेंट्स। पहली चीज तो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें ऑप्शन देख के ये लग रहा है उस पे बेस्ड टिक मत मारिए, हमेशा ऑप्शन को ढक के रखिए पहले तो, ठीक है। आपको लाइन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आंसर नहीं आ रहा दिमाग में, ठीक है, तो भाई फिर वो चीज आपको गलत ही होगी, ठीक है, उस पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, 1% का तुक्का मत मारो। मैं कह रहा हूं तुम्हें एक क्वेश्चन अगर आता भी है ना, उसको मत सॉल्व करो अगर वो तुक्का लग रहा है तो। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग ना, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अरे आप लोग को मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे कोई तुक्की तुक्के वाला काम मत करो भाई, यहाँ पे तुम अपने आप को ऑनेस्ट फीडबैक दो, ऑनेस्ट बताओ कि तुम्हें कितना नंबर आता है। कोई लाइन पढ़ने के बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो लाइक वन लाइनर है, नॉर्मल फैक्चुअल बेस पे है, ठीक है, उसका आंसर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा तो तुम ऑप्शन से क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है। एलिमिनेट करने वाली चीज नीट में करना, 2 4 5 क्वेश्चन में एलिमिनेशन चलता है, 2 4 5 क्वेश्चन में तुक्का चलता है। अगर आप इनकरेक्ट भर भर के कर रहे हो, इसका मतलब आपको यही नहीं पता आपको आता क्या है, नहीं क्या आता है। पहली चीज, ये आपको पता है, आपको पता है कि मुझे ये नहीं आता, ये आता है, लेकिन आप वहां पे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। आप नंबर बढ़ाने की भूख में, ज्यादा क्वेश्चन करने की भूख में ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, और ये जो आदत बन रही है ना आपकी इतनी इनकरेक्ट करने की, वो आदत नहीं सुधरेगी। मैं कह रहा हूं पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, धीरे धीरे अनअटेम्प्ट खुद ही सही होते जाएगा। लेकिन अगर आप 25 30 45 इनकरेक्ट करने की आदत बना चुके हो, भरे जा रहे हो क्वेश्चन, तुक्का मारे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर 200 आ रहा है, 200 की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके 50 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो आप पहले टारगेट रखो कि इस एफएसटी में मैं 50 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करूंगा, इसके बियॉन्ड जो मुझे आएगा वही टिक करूंगा, नहीं तो नहीं। अगले एफएसटी में मैं 55 क्वेश्चन करने की ट्राई करूंगा, उसके अगले एफएसटी में 60 क्वेश्चन, फिर 65 क्वेश्चन। भाई ज्यादा अटेम्प्ट करने की भूख बहुत बेकार होती है, आदत लग गई ना इनकरेक्ट करने की, छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करो खुद के अंदर, तुम्हें आता क्या और नहीं क्या आता है, क्लियर हो। उसके बाद जो इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट है उन पे काम करो, ठीक है। अच्छा शशांक, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो सर, एलन का टेस्ट, सर इसके पहले एलन का टेस्ट दिया था तो उसमें 312 आए थे, और उसके पहले मतलब 300 में आ रहे थे। सर आज दे के आए तो 260 ही बन रहे हैं सर। और सर मेरी सिर्फ क्लास 12 की फिजिक्स बची है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, और सर मतलब 11th 12th की बायो पूरी कंप्लीट हो तो चुकी है। पहले अभी तक आप ये देखिए कि जब से फुल सिलेबस चल रहा है आपने किन किन चैप्टर्स पे काम किया, किन किन टॉपिक्स पे काम किया, और उनसे कितना नंबर सही गलत हुआ। दिक्कत ये है, या तो आप रैंडमली तैयारी कर रहे थे, आपने डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये टॉपिक करूंगा, ये चैप्टर करूंगा। अगर आपने डिसाइड किया था कि मैं ये चैप्टर्स को तैयार करूंगा, या तैयार किया था, या टॉपिक को तैयार किया था, तो आप इंप्रूवमेंट स्कोर के बेसिस पे मत देखो। आप हो सकता है कि आपने जो टॉपिक तैयार किया था, आपने जो चैप्टर तैयार किया था, अब तक उससे ना आया हो सवाल, ठीक है। अभी तो मैंने एलन का पेपर आज वाला नहीं देखा, अभी तो मैं बच्चों का डिस्कस करूंगा कल से, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, तो हो सकता है कि जो आपने अभी तक अपनी वीकनेस पे काम किया था उस वीकनेस से क्वेश्चन आया हो, इसलिए नंबर कम आया है। तो आप देखो कि मैंने कितना किया था, उससे कितने सवाल आए, उसमें कितना सही गलत हुआ। अगर आपने मान लो 5 टॉपिक किया था, उसमें से 2 टॉपिक से आपके सवाल मिले आपके इसमें, और वो सही आपने किया, परफेक्ट है, आप अच्छा जा रहे हो, करते जाओ। जैसे जैसे टॉपिक जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नंबर आते जाएगा, ठीक है। तो आप ये चेक करो कि अपनी जो वर्क ऑन वीकनेस की है तो उनसे कितना सवाल आया, समझे। और सर मतलब ये आपने स्ट्रेटेजी बताई एफएसटी वाली, तो मैं भी मतलब एफएसटी दूं अभी। सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब 300 में आ रहे हैं, और हाँ कितने भी आ रहे हो दोस्त, कितने भी नंबर कम आ रहे हो, मुद्दा यह है कि एक एफएसटी दो, एक एफएसटी के बाद मैंने जो तरीका बताया उस पर काम करने का, इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट करने का, वो काम करो, उसकी मिस्टेक कॉपी बनाओ, फिर दूसरा एफएसटी दो। इसमें 1 दिन लगे तो 1 दिन के गैप पे दो, इसमें 1 भी दिन ना लगे, तुरंत करने के बाद हो जाए, तुरंत अगले दिन टेस्ट दो, 2 दिन लगे तो 2 दिन के बाद दो, 3 दिन लगे तो 3 दिन के बाद दो। लेकिन जब तक तुम टेस्ट की वर्क ऑन वीकनेस नहीं करोगे, उसके इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट को जैसे मैंने बताया वैसे तैयार नहीं करोगे, और उसकी मिस्टेक कॉपी को नहीं बनाओगे, तब तक अगला टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं, समझ गए। और सर क्लास 12 का सिलेबस भी जो बचा हुआ है फिजिक्स वाला और ऑर्गेनिक थोड़ा थोड़ा वाला। करते रहो, वन शॉट से ही करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, सिलेबस मत छोड़ो।
यस ठीक है, सर। और ये 2-2 4-4 घंटा बाद तो मतलब सर ये बायोलॉजी वाली स्ट्रेटेजी आपने जो बताई ये फॉलो करूं, पक्का, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वो टॉपिक वाली और अपना सिलेबस करता रहूं, बस यही करूं सर? एकदम परफेक्ट। ठीक यस है, सर, थैंक और यू। कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। 30 दिन बस एक रास्ते पे आंख बंद करके चलो, ठीक है, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। ठीक, और वो फैसिनेटिंग दुनिया में मत जाओ। देखो फैसिनेटिंग में ना बहुत सारी चीजें हैं, यही क्वेश्चन कर लो, यही कर लो। भाई देखो कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त सिलेक्शन का, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई वन शॉट नहीं है सिलेक्शन का। सिलेक्शन के लिए रगड़ना पड़ेगा, रिपीटेशन करना पड़ेगा, अपनी सिलेबस का रिपीटेशन करना होगा, इतने सारे मॉक टेस्ट देने होंगे, 30 35 40 50 60 100 जितना दे सकता है दे, यही तरीका है जी। इसके बाद श्रद्धा कुछ पूछना है आपको, या रूबी? रूबी का नाम है, रूबी आपको कुछ पूछना है? जी भैया, मैं आपने जो 3 कैटेगरी बताई उसमें से मैं थर्ड में भी जो शायद कह सकते हैं आ सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तैयारी अपनी शुरू करी है और बायोलॉजी मैंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मुझे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स ग्रुप में हैं उन्होंने यही कहा कि अब भी है, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी नहीं है अब तक, और बेसिक मैथ्स तक मैंने ढंग से कंप्लीट नहीं किया है, मतलब बेसिक चैप्टर्स भी। तो अभी मुझे कह रहे हैं कि अभी आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मत करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इम्प्रूवमेंट करूँ। भले मुझे पता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कम से कम मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए कि अगले साल मेरे घर वाले मुझे एटलीस्ट ये तो देखें कि बच्ची और कर रही है, इम्प्रूव कर रही है पहले के मार्क्स से, तो मुझे एक और चांस दे दें। तो वो मैं कैसे रूबी करूँ? मुझे सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, मुझे बस इतना बताओ, आपका बेसिक्स क्लियर है फिजिक्स केमिस्ट्री का? नहीं सर, अब बेसिक्स तो नहीं क्लियर है अब तक। अब सुनो मेरी बात, पहले तो बायोलॉजी तुम्हारा स्कोर इंप्रूवमेंट है, ठीक है। बायोलॉजी से तुम अपने घर वालों को दिखाओगे कि तुम लाइक कितना मेहनत किए हो, ठीक है। बायोलॉजी को वन शॉट से कंप्लीट करो, उसमें कोई बेसिक का फलाना ढिमकाना रूल नहीं है, ठीक है। तुम बायोलॉजी को वन शॉट से करो, एनसीईआरटी को रटो, डेली एफएसटी, तो जो मैंने तरीका बताया, बायो को एकदम तोड़ डालो। टारगेट रखो, बायो में 350 नंबर ला के दिखाऊंगी, ये टारगेट रखो पहले। क्यों? क्योंकि घर वालों को फिर इसी पे जस्टिफाई करोगी कि देखो मैंने बायो को तमीज से तैयार किया था, 360 में 350 लाई या 340 लाई। दूसरी बात, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का बेसिक्स वीक है, नहीं पूरा है, नहीं किए हो, तो अभी तुम मॉडर्न फिजिक्स कर लो, इधर उधर कर लो, कोई मतलब नहीं है। तब तुम केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बायो को परफेक्ट, बायो को 50% टाइम, मान लो तुम 10 घंटा पढ़ती हो तो 5 घंटा बायो को दो, 12 घंटा पढ़ती हो तो 6 घंटा बायो को दो, क्योंकि बायो से तुम्हें नंबर चाहिए 6 7 8 जितना दो। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचे उसमें तुम सच में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अपनी बेसिक्स को क्लियर करो फॉर नीट 26। अगर तुम्हें नीट 26 देना है तो आज दुनिया तुम्हें कितना गाली दे रही है छोड़ दो, घर वाले क्या बोल रहे हैं छोड़ दो, लेकिन अगर अभी से तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक चीज 1 महीने में 1.5 महीने में तैयार कर ली ना, तो तुम्हें नीट 26 के फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग एज मिल जाएगा। और अपना नंबर इंप्रूवमेंट तुम बायो से करो कि ये 1-1.5 महीने में मैं बायो को दबा के करूंगी, अगले सेशन के लिए सिर्फ बायो एफएसटी छोड़ूंगी, कि जब मैं नीट 26 की तैयारी करूंगी तो मैं सिर्फ बायो एफएसटी बायो और कुछ नहीं करूंगी, इतना बायो को तैयार कर लूंगी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का बेसिक इधर बहुत अच्छा कर लूंगी, जिससे कि उसके बाद जब मेरा चालू हो नीट 26 का गेम मेन चैप्टर्स में, तो मेरे को कहीं दिक्कत ना हो। तो ये आपका तरीका सबसे सही है। सर मुझे मतलब आपकी बात मैं समझ गई, पर मुझे कम से कम 400 तो टच करना है, कि 400 में टच कर सकती हूँ तो मैं खुद भी सोचूंगी कि ड्रॉप लेना है। चलो अब वरना बता देता हूँ। तो बायो पूरा हो गया, 340 से 360 नंबर का तुम्हारे हाथ में है, जितना पढ़ पाओ। अब केमिस्ट्री का चैप्टर नोट करो, पहले मोल करना, फिर एटॉमिक करना, लिखते जाओ, मोल करना, एटॉमिक करना, पीरियोडिक करना, केमिकल बॉन्डिंग करना। ये 4 चैप्टर है बेसिक, ठीक। फिजिक्स में तो अलग ही बेसिक है, वो तो लंबा जाएगा। इसमें 4 चैप्टर है बेसिक। इन 4 चैप्टर के बाद, ठीक है, तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना, मोल, एटॉमिक, पीरियोडिक, केमिकल, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। उसके बाद आईयूपैक, आइसो, जीओसी, हाइड्रोकार्बन। इतने से ना तुम्हारा इतना पेपर केमिस्ट्री का आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि तुम ऑलरेडी 60-70 नंबर तो ऐसे ही हवे में आ जाएंगे, अगर इतना भी तैयार कर लिया 1 महीने में। तो मैं कह रहा हूँ चलो ऑर्गेनिक का आईयूपैक, आइसो, जीओसी, हाइड्रोकार्बन हो सकता है ना। रिपीट कर दीजिए। क्या कह रही हैं? ऑर्गेनिक में आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर दीजिए। आईयूपैक, आइसोमरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ठीक। अगर ये भी ना हो पाए, अगर ऑर्गेनिक ना समझ में आती हो, ना हो पाए, तो इसको साइड करो, इसको साइड करो। क्या करना? मोल, एटॉमिक, पीरियोडिक, केमिकल, कोऑर्डिनेशन, पहले ये 5 चैप्टर करना। फिर जो डी एंड एफ ब्लॉक बचा ना, जो डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक थोड़ा बचा, इसको कर लेना। तो इनऑर्गेनिक पूरी हो गई, फिजिकल का मोल, एटॉमिक हो गया, ठीक। और ऑर्गेनिक का अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, कुछ कुछ ऐसे थोड़े से चैप्टर्स हैं हल्के वाले, ये कर लेना। इससे भी तुम्हें मिनिमम मैं बता रहा हूं 50 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। फिजिक्स में भी बता देता हूं, ठीक है।
फिजिक्स में भी अगर तुम मॉडर्न फिजिक्स को बस पकड़ लो ना, बस मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, यहां से तुम्हारे 10 क्वेश्चन के लगभग या 8 क्वेश्चन के लगभग मिल जाएगा। तो अगर तुम इतना भी फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लो 25 के लिए बहुत है। अब बाकी पूरी जान बायो में डाल दो, ठीक है। सर मैं सोच रही थी कि मैं ग्रेविटेशन तक भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैंने देखा है एमआर सर के, जब मैं वन शॉट देखती हूँ या फिर एमआर सर से पढ़ती हूँ तो मुझे समझ आता है और मैं क्वेश्चंस भी कर लेती हूँ। मतलब मैंने जब इस साल का स्टार्ट होता था तब मैंने 2-3 चैप्टर अच्छे से किए थे, लेकिन उसके बाद कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। कितने घंटे पढ़ती हो तुम? सर अभी तो ऐसा है कि बायोलॉजी मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं मतलब 8 घंटे तक की 4-5 घंटे लेक्चर में ही चले जाते 12 हैं। उसके घंटा बाद पढ़ो पहले, टोटल लेक्चर मिला के सब मिनिमम 12 घंटा, मैक्सिमम 15 घंटा। पहले ये लिख लो, जो बता रहा हूँ उतना ही करना बस। मिनिमम 12 घंटा लेक्चर मिला के और सेल्फ स्टडी मिला के, या तो मैक्सिमम 15 घंटा। 12 घंटा पढ़ रही हो तो 6 घंटा तुम दोगी बायो को, ठीक, और 3 घंटा दोगी केमिस्ट्री को, ठीक। बचा हुआ टाइम दोगी तुम फिजिक्स को। 15 घंटा पढ़ रही हो तो 7 घंटा दोगी बायो को, 3 घंटा 4 घंटा दोगी केमिस्ट्री को, बचा हुआ टाइम दोगी फिजिक्स को, ठीक है। तो फिजिक्स में करो ग्रेविटेशन तक, लेकिन सबसे लीस्ट टाइम में करो। रीजन क्या है ना कि केमिस्ट्री में तुम वो टाइम ज्यादा देके जल्दी एफर्ट खींच लोगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री को बायो से थोड़ा कम टाइम, जैसे बायो को अगर मान लो 50% दे रहे हैं तो केमिस्ट्री को 25 दे, या 30 दे, 35 दे, बाकी परसेंटेज फिजिक्स को दे दो। समझ गए? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।